First question. Two soils of permeability K1 and K2 are placed in a horizontal flow apparatus as shown in figure. For soil L1 equals to 50 cm and K1 equals to 0.055 cm per second. For soil L2 equals to 30 cm and K2 equals to 0.035 cm per second. The cross-sectional area of horizontal pipe is 100 cm square and the head difference is 150 cm. The discharge in centimeter cube per second through the soil is dash rounded off to 2 decimal place. ये हमारे पास फिगर गिवन है, दो सॉइल्स है हमारे पास जिसकी लेंथ गिवन है और परमेबिलिटी गिवन है. हमारे को पूछा है डिस्चार्ज क्या होगा इन दोनों सॉइल्स में. नाउ सबसे फर्स्ट पॉइंट, ये दोनों सॉइल्स जो हैं वो सीरीज में हैं. सो यहाँ पे जो के इक्विवेलेंट होगा मींस दोनों का परमेबिलिटी का इक्विवेलेंट वो किसके इक्वल हो जाएगा, समेशन ऑफ जेड बाय के आई. नाउ डिस्चार्ज किसके इक्वल हो जाएगा, Q इक्वल्स टू परमेबिलिटी का इक्विवेलेंट इंटू आई इंटू ए. आई इज द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट विच इज इक्वल्स टू हेड लॉस बाय लेंथ. Q किसके इक्वल हो जाएगा, ए की लेंथ क्या है 50 सेंटीमीटर, ए की 30 सेंटीमीटर. सो 50 प्लस 30 बाय 50 बाय परमेबिलिटी ऑफ फर्स्ट सॉइल 0.055, परमेबिलिटी ऑफ सेकेंड सॉइल 0.035 इंटू हेड लॉस कितना गिवन है, हेड डिफरेंस 150 सेंटीमीटर. सो ये हो जाएगा 150 बाय टोटल लेंथ 50 प्लस 30. ये सॉइल की टोटल लेंथ कितनी है, यहाँ से वो 50 सेंटीमीटर है, यहाँ से 30 सेंटीमीटर. सो टोटल है 80 सेंटीमीटर इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है पाइप का 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो इंटू 100. So this will come out to be Q equals to 8.49 centimeter cube per second. So this is the correct answer. According to the response sheet, उन्होंने जो डेटा दिया है वो है 8.48 to 8.56. अगर इस रेंज में आपका आंसर है तो वो करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ सिंगल पाइल विथ 450 mm diameter has been driven into a homogeneous clay layer which has an undrained cohesion Cu of 20 kPa kilopascal and unit weight of 18 kilonewton per meter cube. The groundwater table is at the surface of clay layer. The adhesion factor alpha of the soil is 0.95 and bearing capacity factor NC is 9. The pile is supporting a column load of 144 kilonewton with a factor of safety of 3 against the ultimate axial pile capacity in compression. The required embedment depth of pile in meter is dash राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट इंटीजर. आंसर को हमको इंटीजर में लिखना है. नाउ अल्टीमेट लोड कैपेसिटी ऑफ पाइल गिवन है जो कि किसके इक्वल है 144 विथ अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3. सो हमको दो फॉर्मूला है अल्टीमेट लोड कैपेसिटी पाइल के. फर्स्ट क्या होता है 9C इंटू ए बी प्लस अल्फा सी इंटू ए एस. सेकेंड क्या होता है जो अल्टीमेट लोड कैपेसिटी होती है वो किसके इक्वल होती है Q सेफ इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जो सेफ लोड अप्लाइड होता है इनटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी. यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. 9C कोहेशन कितना गिवन है 20 किलो पास्कल. सो यहाँ 20. बियरिंग एरिया इसका क्रॉस सेक्शन क्या होता है सर्कुलर होता है, तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की वजह से इसका एरिया क्या हो जाएगा π/4 d स्क्वायर. सो π/4. पाइल का डायमीटर क्या है 450 mm. सो मीटर में 0.45 का स्क्वायर प्लस अल्फा कितना गिवन है 0.95 इंटू सी कोहेशन कितना है 20. नाउ एरिया ऑफ स्क्रीन फ्रिक्शन ये जब हम लेते हैं तो क्या लेते हैं अलॉन्ग लेंथ लेते हैं. सो इसका जब एरिया लेंगे सो किसके इक्वल हो जाएगा सिलेंड्रिकल शेप का एरिया किसके इक्वल होता है πdl का लैटरल सरफेस. सो पाई इंटू डी 0.45 इंटू एल लेंथ. हमको लेंथ ही पूछा है. द एम्बेडेड डेप्थ ऑफ पाइल क्या होगी. सो यहाँ पे हमको एल फाइंड करना है. सो ये किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे पास लोड गिवन है 144 किलो न्यूटन. नाउ इनटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 ये हो जाएगा अल्टीमेट लोड कैपेसिटी के. नाउ वैल्यूज हम फाइंड कर लेंगे. सो यहाँ से ये आ जाएगा 28.627 प्लस 26.86 L. सो यहाँ से L की वैल्यू आ जाएगी 15.01 मीटर. हमको नियरेस्ट इंटीजर पूछा है. सो यहाँ पे 01 है. सो इसका नियरेस्ट क्या हो गया 15 मीटर. सो द करेक्ट आंसर इज 15. और जो रिस्पॉन्स शीट के अकॉर्डिंग भी आंसर है वो सिर्फ 15 ही है और रेंज क्या है 15 to 15. नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्यूरिंग डिटर्मिनेशन ऑफ द बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कॉम्पैक्टेड बिटुमिनस स्पेसिमेन द मास इन एयर ऑफ द स्पेसिमेन इज 1260 ग्राम एंड वॉल्यूम इज 525 सेंटीमीटर क्यूब. द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. द थ्योरेटिकल मैक्सिमम स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मिक्स इज 2.510. द percentage air voids in the compacted specimen is dash.
राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेस। हमको पूछा है परसेंटेज एयर वॉइड्स बिटुमिनस मिक्स में। सो परसेंटेज एयर वॉइड्स का फॉर्मूला क्या होता है, GT माइनस GM बाई GT इंटू 100, जहाँ पे M जो होता है वो मास स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है और GT जो होता है वो थ्योरेटिकल मैक्सिमम स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। नाउ हमारे पास गिवन क्या है, मास ऑफ स्पेसिमेन गिवन है 1260, वॉल्यूम गिवन है 525 सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.51। नाउ मास स्पेसिफिक ग्रेविटी किसके इक्वल हो जाएगी, GM इक्वल्स टू गामा M बाय गामा W की इक्वल हो जाएगी। गामा M किसके इक्वल हो जाएगा, W बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर वॉल्यूम इंटू 1 के। वेट हमारे पास गिवन है स्पेसिमेन का 1260, वॉल्यूम गिवन है 525। सो मास स्पेसिफिक ग्रेविटी किसके इक्वल हो जाएगी, 2.4 के। सो वैल्यू पुट कर देंगे GT और GM की। सो यहाँ से परसेंटेज एयर वॉइड्स आ जाएगा 2.51 माइनस 2.4 बाय 2.51 इंटू 100। सो दिस विल कम आउट टू बी 4.38%। सो इसका करेक्ट आंसर यही है 4.38, और इसकी जो रेंज गिवन है वो है 4.22 टू 4.56। इसके बीच में अगर आंसर है तो वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिमेट्रिकल ट्रापेजॉइडल कैनाल इज 100 किलोमीटर लॉन्ग, द बॉटम विड्थ इज 10 मीटर and the side slope is 1 horizontal is to 1 vertical. The average flow depth in the canal is 2.5 meter throughout the month of April. The measurement from a class A evapometer in the vicinity of canal indicated an average evaporation rate of 0.5 centimeter per day. In April, the volume of water evaporated from canal in meter cube in the month of April is close to dash into 10 raised to the power 3 rounded off to 1 decimal place. हमारे को वॉल्यूम ऑफ वाटर इवापरेटेड पूछा है जो कि कैनल से इवापरेट होगा अप्रैल के मंथ में। सो ये आपका ट्रेपेजॉइडल कैनल है, इसका लेंथ है 100 किलोमीटर, बॉटम जो विड्थ है वो 10 मीटर है, ये आपकी बॉटम विड्थ 10 है, और स्लोप क्या है 1 हॉरिजॉन्टल टू 1 वर्टिकल। सो ये क्या हो जाएगी 15 हो जाएगी। नाउ डेप्थ कितनी गिवन है 2.5 मीटर। नाउ हमारे को सबसे पहले क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर फाइंड करना है जो कि इवापरेट होगा। सो वॉल्यूम के लिए सबसे पहले हमारे को इवापरेशन देखना पड़ेगा, इवापरेशन लॉस कितना हो रहा है और कितने एरिया में हो रहा है। सो जो इवापरेशन लॉस होता है वो किसके इक्वल होता है, CP इंटू पैन इवापरेशन, पैन कोफिशिएंट इंटू पैन इवापरेशन। यहाँ पे CP अगर हम 0.7 लेते हैं क्लास A के लिए गिवन है हमारे पास, सो ये हो जाएगा 0.7 इंटू पैन इवापरेशन हमको फाइंड करना पड़ेगा। पर डे कितना गिवन है 0.5 सेंटीमीटर पर डे इन अप्रैल में। सो टोटल कितना हो जाएगा 30 डेज के लिए, नंबर ऑफ डेज अप्रैल में 30 होते हैं। सो इंटू 30, 0.5 इंटू 30, सो ये हो जाएगा पैन इवापरेशन 15 सेंटीमीटर। सो मीटर में किसके इक्वल हो जाएगा 0.15 मीटर, ये हो जाएगा 0.15 मीटर। नाउ इसको हम पुट कर देंगे, सो इवापरेशन लॉस किसके इक्वल हो जाएगा 0.7 इंटू 0.15 मीटर, सो ये हो जाएगा 0.105 मीटर के। नाउ एरिया, हमको इसका एरिया लेना पड़ेगा और जितने लॉस हो रहा है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, सो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। नाउ एरिया ऑफ फ्री सरफेस ऑफ कैनाल, ये फ्री सरफेस है, कितना फ्री सरफेस है, लेंथ कितनी है इसकी 100 किलोमीटर लॉन्ग कैनाल है, ठीक, और ये विड्थ ऑफ द कैनाल कितनी है 15 मीटर। सो 100 को मीटर में कन्वर्ट कर दो, 100 किलोमीटर को 100 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 3 मीटर इंटू हमारे पास विड्थ क्या है 15 मीटर टॉप फेस की। सो ये हो जाएगा 15 इंटू 100 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 3 मीटर। सो एरिया ऑफ द फ्री सरफेस ऑफ द कैनल इक्वल्स टू 15 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 5 मीटर स्क्वायर। सो दिस एरिया इंटू इवापरेशन लॉस, वॉल्यूम आ जाएगा। सो इवापरेशन लॉस फ्रॉम कैनल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर, सो ये हो जाएगा 0.105 मीटर इंटू 15 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 5 मीटर स्क्वायर। सो दिस विल कम आउट टू बी 157.5 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 3 मीटर क्यूब। सो 10 रेज़्ड टू पावर 3 गिवन है हमारे पास। सो हमारे को 1 डेसिमल तक आंसर लिखना है, सो ये हो जाएगा 157.5। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर 157.5, और जो गेट में रेंज आई है वो है 155 टू 160। Next question. A clay soil has a moisture content of 18%, a specific gravity of soil solids of 2.74, and a degree of saturation of 65%. The soil soaks up water during a rain event, and the degree of saturation increases to 85.2%. The change of volume during the soaking is negligible. The new moisture content in percentage of the soil will be dash, rounded off to 2 decimal place.
सो फर्स्टली हमारे पास इनिशियल कंडीशन गिवन है, वाटर कंटेंट फर्स्ट, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.74, डिग्री ऑफ सैचुरेशन 65%. सो हमारे पास क्या बोल रहा है, जो सॉइल है वाटर को सोक करेगा. सो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, वॉइड रेशियो को सेम मानते हैं, क्योंकि वॉइड रेशियो तो हमेशा सेम रहेगा ना, क्योंकि सॉइल सेम है यहाँ पे. सो यहाँ से हम ई फाइंड कर लेंगे. सो हमको पता है WG इक्वल्स टू ESR होता है. सो ई किसके इक्वल हो जाएगा, WG/SK. सो वाटर कंटेंट 18% इंटू 2.74 बाय 65, ये हो जाएगा 0.7587. नाउ अगर वॉइड रेशियो सेम है और डिग्री ऑफ सैचुरेशन चेंज हो गया है 85.2, सो यहाँ से जो वाटर कंटेंट आएगा वो किसके इक्वल होगा, ES/G के. सो 0.7587 इंटू 85.2 बाय G भी सेम रहेगी क्योंकि सॉइल सेम है, बाय 2.74. सो दिस विल कम आउट टू बी 23.59. सो द करेक्ट आंसर इज 23.59%. और रेंज आई है रिस्पॉन्स शीट के अकॉर्डिंग 23.3 टू 23.63. नेक्स्ट क्वेश्चन. A 6 meter into 6 meter square footing constructed in clay is subjected to a vertical load of 2500 kilonewton at its center. The base of the footing is 2 meter below the ground surface as shown in the figure. The footing is made of 2 meter thick concrete. The groundwater table is at great depth. Considering Tarzahi bearing capacity theory, the factor of safety of footing against bearing capacity failure is dash. Note, unit weight of concrete is 24 kilonewton per meter cube. Properties of clay: cohesion 50 kilonewton per meter square, phi equals to 0 degree and gamma equals to 19 kilonewton per meter cube. For phi equals to 0 degree, NC equals to 5.7, NQ equals to 1 and gamma equals to 0. ये आपका ग्राउंड सरफेस है, ये आपकी फुटिंग गिवन है, लोड एक्ट कर रहा है 2500 किलो न्यूटन का. ये फुटिंग है हमारे पास स्क्वायर फुटिंग 6 मीटर क्रॉस 6 मीटर की. इसकी डेप्थ है जो बेस ऑफ द फुटिंग बिलो द ग्राउंड सरफेस है वो 2 मीटर है. ना हमारे को पूछा है फैक्टर ऑफ सेफ्टी फुटिंग की अगेंस्ट बियरिंग कैपेसिटी फेलियर क्या होगी. हमारे पास क्या क्या डेटा गिवन है. सबसे पहली चीज हमारे पास जो लोड एक्ट कर रहा है वो 2500 किलो न्यूटन एक्ट कर रहा है जो कि सेंटर पे. सो क्यू सेफ किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू अल्टीमेट माइनस गामा DF बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्लस गामा DF. नाउ अब क्यू सेफ किसके इक्वल हो जाएगा, 2500 का लोड एक्ट कर रहा है, स्क्वायर फुटिंग है, बाय 6 इंटू 6 प्लस यूनिट वेट ऑफ कॉन्क्रीट इंटू डेप्थ ऑफ कॉन्क्रीट. फुटिंग भाई यहाँ पे इतने डेप्थ की है जो कि कॉन्क्रीट की फुटिंग है, सो इंटू 2 हो जाएगा. नाउ दिस विल बी इक्वल्स टू अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी. फुटिंग की किसके इक्वल हो जाएगी, स्क्वायर फुटिंग की 1.3 CNC प्लस गामा DF NQ प्लस 0.4 B गामा N गामा, राइट, माइनस गामा DF बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्लस गामा DF. नाउ वैल्यू पुट कर देंगे हम, ये आ जाएगा यूनिट वेट ऑफ कॉन्क्रीट 24 पुट कर दो, सो ये आ जाएगा 117.44. नाउ यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1.3 इंटू C 50 है, कोहेशन 50 है. नाउ MC की वैल्यू गिवन है 5.7 प्लस गामा, क्ले के करेक्टरिस्टिक्स क्या है, गामा यूनिट वेट ऑफ क्ले 19, सो ये हो जाएगा 19 इंटू डेप्थ ऑफ द फुटिंग 2 मीटर इंटू NQ 1 गिवन है प्लस N गामा 0 है, सो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, माइनस गामा 19 इंटू डेप्थ ऑफ फुटिंग 2, सो ये हो जाएगा बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्लस गामा DF. गामा क्या है 19 इंटू DF डेप्थ ऑफ फुटिंग 2, सो यहाँ से फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू आ जाएगी 4.66. सो जो करेक्ट आंसर है वो 4.66 है. नाउ और रेंज में अगर आपका इस रेंज में आंसर आया तो भी वो सही है, वो है 4.62 टू 4.7. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ कट स्लोप इज मेड इन अ सिल्टी क्ले सॉइल फॉर अ न्यू रोड प्रोजेक्ट एज शोन इन फिगर. The location of groundwater table and potential surface failure are shown in figure. After the cut is made, the excess pore water pressure is fully dissipated and shear stress at point A is 60 kilonewton per meter square. The factor of safety at point A for long-term stability is dash. Note, shear strength properties of silty clay equals to C equals to 15 kilonewton per meter square, phi dash equals to 15 degree. And Cu equals to 75 kilonewton per meter square. Unit weight of soil above groundwater table
19 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। यूनिट वेट ऑफ सॉइल बिलो ग्राउंड वाटर टेबल जो कि गामा सैचुरेटेड है वो किसके इक्वल है 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। यूनिट वेट ऑफ द वाटर गिवन है 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब आपको लेना है। ये आपका सॉइल कंडीशंस गिवन है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी पूछा है एट पॉइंट ए क्या होगी फॉर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए। सो यहाँ पे लॉन्ग टर्म की बात करी है। सो हम यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे, इफेक्टिव शेयर के पैरामीटर्स कंसिडर करेंगे। सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल्स टू सी प्लस इफेक्टिव स्ट्रेस इंटू tan phi बाय शेयर स्ट्रेस। नाउ यहाँ पे सी गिवन है 15 है हमारे पास। नाउ इफेक्टिव स्ट्रेस हमको इस ए पॉइंट में फाइंड करना पड़ेगा। सो ये किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। सो यहाँ पे टोटल स्ट्रेस एक 5 इसके वजह से आएगा और एक इसके वजह से आएगा 6.5 मीटर। सो जब हम ये 5 मीटर लेंगे सो यूनिट वेट अबव ग्राउंड वाटर टेबल की लेंगे जो कि किसके इक्वल है 19 की। सो ये हो जाएगा 5 × 19 प्लस जब हम ये डेप्थ लेंगे 6.5। सो यहाँ पे हम सैचुरेटेड लेंगे क्योंकि ये ग्राउंड वाटर टेबल आ गया यहाँ पे। सो ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे हम क्या लेते हैं, सैचुरेटेड लेते हैं। सो ये हो जाएगा 6.5 इंटू यहाँ पे यूनिट वेट सैचुरेटेड की 20 गिवन है। सो इंटू 20 माइनस पोर वाटर प्रेशर जो कि किसके इक्वल होता है, डेप्थ इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर। सो यहाँ पे जो वाटर टेबल है वो कितने डेप्थ में 6.5 इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर क्या लेना है हमको 9.81। सो यहाँ से इफेक्टिव स्ट्रेस आ जाएगा 161.235 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नाउ इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल्स टू कोहेशन 15 है, इफेक्टिव स्ट्रेस आ गया 161.235 इंटू 10, एंगल जो दिया है हमारे पास वो कितना दिया है 15 डिग्री। सो ये हो जाएगा 10-15 डिग्री बाय शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस एट पॉइंट ए कितना है 60 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा बाय 60 के। सो यहाँ से फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू आ जाएगी 0.97। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। और जो गेट ने रिस्पॉन्स शीट में जो रेंज ली है वो है 0.96 to 0.98। इसके बीच में भी अगर आपका आंसर है या ये वैल्यू है तो वो भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनिक फ्रैक्शन ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट OFMSW with bulk density of 315 kg per meter cube and water content of 30% is mixed with municipal sludge of bulk density 700 kg per meter cube and water content of 70% such that the water content of the mixture is 40%. The amount in kg of sludge to be mixed per kg of OFMSW rounded off to 2 decimal place and density of mixture in kg per meter cube rounded off to nearest integer are calculated. Which option are true? A. 0.33 kg of sludge added per kg of OFMSW. B. Density of mixture is 365 kg per meter cube. C. 0.66 kg of sludge added per kg of OFMSW. D. Density of mixture is 450 kg per meter cube. सो हमको ये सब टर्म्स फाइंड करने पड़ेंगे तभी हम बता पाएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। सो फर्स्टली हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है वेट, मॉइस्चर कंटेंट, डेंसिटी। मिक्स सॉलिड वेस्ट मान लेते हैं ये हम x1 है, स्लज को x2 ले लेते हैं। सो वेट किसके इक्वल हो जाएगा, ये W1 के। स्लज का किसके इक्वल हो जाएगा, W2 के। नाउ मॉइस्चर कंटेंट किसके इक्वल हो जाएगा, फर्स्ट का 30%, मॉइस्चर कंटेंट सेकंड का किसके इक्वल हो जाएगा 70%। नाउ डेंसिटी किसके इक्वल हो जाएगी, फर्स्ट की 315 kg, गिवन कितनी है 315 kg पर मीटर क्यूब। सो ये हो गया गिवन वैल्यू। सेकंड स्लज की डेंसिटी कितनी गिवन है 700 kg पर मीटर क्यूब, मॉइस्चर कंटेंट 70। नाउ ये टर्म हमारे पास गिवन है। हमारे को बल्क डेंसिटी मिक्सचर की पता होनी चाहिए और मास ऑफ स्लज पता होना चाहिए जो कि ऐड किया गया है ऑर्गेनिक फ्रैक्शन ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में। नाउ यहाँ पे हमारे पास गिवन है वाटर कंटेंट जो मिक्सचर का बनेगा वो 40% बनेगा अगर हम मिक्स करते हैं स्लज को भी और म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को भी। सो अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा क्या हो जाएगा, ये 0.3 टाइम्स ऑफ वेट, मॉइस्चर कंटेंट 30% है, ये हो जाएगा 0.3 ऑफ W1 प्लस 0.7 टाइम्स ऑफ W2 किसके इक्वल हो जाएगा, वाटर कंटेंट मिक्सचर का 40% है। सो ये हो जाएगा 0.4 ऑफ W1 प्लस W2 के। मिक्सचर जो है वो किसके इक्वल होगा, वेट जो फर्स्ट वेस्ट का प्लस स्लज का वेट। सो ये टोटल वेट हो जाएगा W1 प्लस W2। नाउ यहाँ से
W1 और W2 का एक रिलेशन आ जाएगा। सो ये हो जाएगा 3W1 प्लस 7W2 इक्वल्स टू 4W1 प्लस 4W2। यहाँ से W2/W1 हो जाएगा 1/3। सो ये हो जाएगा 0.33। सो यहाँ से W2/W1 किसके इक्वल हो जाएगा 1/3 के। सो ये किसके इक्वल हो जाएगा 0.33। नाउ वेट को हम ऐसे लिख सकते हैं W2/W1 इक्वल्स टू मास के इक्वल हो जाएगा M2/M1। सो ये हो जाएगा 1/3 के। सो M1 किसके इक्वल हो जाएगा, लेट M1 इक्वल्स टू 1। सो M2 किसके इक्वल हो जाएगा 0.33 के। सो नाउ बल्क डेंसिटी मिक्स की फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इज इक्वल्स टू M1 प्लस M2 बाय M1 बाय ρ1 प्लस M2 बाय ρ2। सो बल्क डेंसिटी ऑफ मिक्स इक्वल्स टू 1 प्लस 0.33 बाय 1 बाय डेंसिटी ऑफ फर्स्ट सॉइल मीन्स फर्स्ट ये जो आपका वेस्ट है 315 प्लस 0.33 स्लज का मास 0.33 बाय डेंसिटी ऑफ स्लज 700। सो बल्क डेंसिटी आ जाएगी 365 kg पर मीटर क्यूब। सो यहाँ से आप ऑप्शन देख सकते हैं, जो डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर है वो 365 kg पर मीटर क्यूब, जो कि सही ऑप्शन है। नाउ और जो स्लज का जो मास है वो किसके इक्वल है 0.33 kg ऑफ स्लज एडेड पर kg ऑफ ऑर्गेनिक फ्रैक्शन ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। सो ए और बी ऑप्शन दोनों सही हैं। Next question. In an oedometer apparatus, a specimen of fully saturated clay has been consolidated under a vertical pressure of 100 kilopascal and is at equilibrium state. Immediately on increasing the vertical pressure to 150 kilopascal, the effective stress and excess pore water pressure will be. So effective stress हमारे को पूछा है और excess pore water pressure पूछा है। जब हम लोड को इंक्रीज कर रहे हैं सो वर्टिकल प्रेशर कितना आ रहा है 150 किलो पास्कल और इनिशियली कितना था वर्टिकल प्रेशर 100 किलो पास्कल। सो चेंज इन पोर वाटर प्रेशर मींस एक्सेस पोर वाटर प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा, फाइनल जो स्ट्रेस है माइनस इनिशियल स्ट्रेस। सो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर हो जाएगा 50 किलो पास्कल से, मींस ये जो एक्स्ट्रा हम अप्लाई कर रहे हैं वो पोर वाटर प्रेशर हो गया। नाउ इफेक्टिव स्ट्रेस किसके इक्वल हो जाएगा 100 किलो पास्कल के, विच इज इक्वल्स टू इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस, क्योंकि ये ओडियोमीटर अपैरेटस है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इफेक्टिव स्ट्रेस इज 100 किलो पास्कल एंड एक्सेस पोर वाटर प्रेशर इज 50 किलो पास्कल। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ रिजिड जॉइंटेड फ्रेम द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ मेंबर एडी इज क्लोजेस्ट टू। हमको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर पूछा है एडी मेंबर का। हमारे पास गिवन ये हमारे पास रिजिड जॉइंटेड फ्रेम गिवन है। सो फर्स्टली यहाँ पे देखिए EI इस सेक्शन का हमारे पास गिवन नहीं है कितना है, हमको पूरे इस सेक्शन का AD का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर पूछा है। सो जब भी हमको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर किसी भी मेंबर का निकालना रहता है जॉइंट के अलाउंग, सो हम क्या करते हैं उस मेंबर का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बाय टोटल जो जॉइंट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। ठीक, हमको AB का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर पूछा है। सो सबसे पहले हमको इस मेंबर का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बाय टोटल इस जॉइंट में जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है वो फाइंड करना पड़ेगा। सो नाउ मान लेते हैं कि AD की जो फ्लक्सुरल रिजिडिटी है EI है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे गिवन नहीं है हमारे पास। सो जॉइंट A है मेंबर, यहाँ से कितने मेंबर्स आ रहे हैं AB, AC, AE और AD। सो AC मेंबर ये एंड क्या है फ्री है, तो जब भी फ्री एंड होता है सो उसका स्टिफनेस जो होता है वो 0 होता है। नाउ अगर हिंज्ड एंड है सो उसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 3I/L होता है। नाउ अगर फिक्स्ड है सो मींस AD भी फिक्स्ड है और AE भी फिक्स्ड है, सो उसका स्टिफनेस किसके इक्वल हो जाएगा 4EI/L। नाउ AD का 4EI/L। नाउ AE यहाँ पे 2EI है, सो 4 × 2EI/L हो गया। नाउ टोटल स्टिफनेस किसके इक्वल हो जाएगी, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, सो 3 + 4 7, 7 + 8 15, 15 EI इसकी टोटल स्टिफनेस हो गई। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर किसके इक्वल होता है उस मेंबर का स्टिफनेस बाय टोटल स्टिफनेस। सो 0/this इज 0, 3/15 इज 3/15, सो ये हो जाएगा 4/15, ये हो जाएगा 8/15। सो ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आ गया हर मेंबर का। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर AD मेंबर का किसके इक्वल हो जाएगा 4/15 के, विच इज इक्वल्स टू 0.267। नाउ जब हम फ्लक्सुरल रिजिडिटी को 2EI एज्यूम करेंगे सो हमारे पास अभी कितने मेंबर हैं, सेम मेंबर है AC, AB, AD और AE। ये आपका फ्री एंड है, सो यहाँ पे क्या हो गया 0। AB हिंज्ड है तो 3I/L, AD फिक्स्ड है सो ये हो गया 2EI लिया है हमने, सो ये हो गया 8EI/L।
नाउ ए ई बी फिक्स्ड है और ये 2EI है, सो यहाँ से 8EI/L ऑलरेडी पहले से है। सो टोटल स्टिफनेस किसके इक्वल हो जाएगी, 0 + 3 + 8 + 8, ये हो जाएगा 19EI। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, स्टिफनेस उस मेंबर का बाय टोटल स्टिफनेस, सो 0, यहाँ से आ जाएगा 3/19, यहाँ से आ जाएगा 8/19, यहाँ से आ जाएगा 8/19। सो एडी मेंबर का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर किसके इक्वल हो गया, 8/19 के। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 0.421। नाउ हमारे को फ्लक्चुअल रिजिडिटी गिवन नहीं है, सो हम इसको ये मानेंगे कि जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है वो इन दोनों के बीच लाई करेगा, EI और 2EI के। सो यहाँ से जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर लाइज बिटवीन 0.267 एंड 0.421। सो यहाँ पे जो इन चारों ऑप्शन में जो बीच में आएगा इन दोनों डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के, वो है ऑप्शन सी 0.398। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Next question. For the beam and loading shown, the second derivative of the deflection curve of beam at the midpoint of AC is alpha m0/8EI. The value of alpha is, nearest integer में हमको alpha की वैल्यू बताना है। Deflection in the midpoint of AC given है हमारे पास, इसमें मिड पॉइंट में AC के डिफ्लेक्शन इसके इक्वल है। सो अल्फा जो यहाँ पे कांस्टेंट है, सो उसकी वैल्यू क्या होगी। नाउ सबसे पहले हम इसमें डबल इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे क्योंकि यहाँ पे गिवन है। सो यहाँ पे हम एक सेक्शन मान लेंगे x, फिर यहाँ के इसके मिड पॉइंट में x पे हम मोमेंट की इक्वेशन लिखेंगे, फिर x को L/2 पुट करेंगे। सो डिफ्लेक्शन की वैल्यू आ जाएगी हमारे को यूजिंग सेकेंड डेरिवेटिव इक्वेशन। नाउ एट सेक्शन XS, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो फोर्स एक्ट करेगा VA और VB वर्टिकल फोर्स हो जाएंगे। यहाँ पे मोमेंट m0 गिवन है। ये सेक्शन XX में बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन हो जाएगी m0, ये क्लॉकवाइज है, सो ये प्लस माइनस। सो यहाँ से हम VA और VB फाइंड करेंगे सबसे पहले। सो VA और VB फाइंड करने के लिए हम मोमेंट अबाउट A0 लिख सकते हैं यूजिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशन। हम यहाँ पे VA और VB की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो यहाँ से VB हो जाएगा m0/12 और VA हो जाएगा -m0/12। सो नाउ यहाँ पे जो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, पहला तो मोमेंट है, सेकेंड है फोर्स VA। सो ये हो जाएगा m0 माइनस VA किसके इक्वल है, माइनस ऑफ m0/12। सो ये हो जाएगा -m0/12 इंटू x। नाउ इस x एक्सिस के अलोंग, सो यहाँ पे एक मोमेंट एक्ट करेगा mx। सो यहाँ पे ये एंटी क्लॉकवाइज है लेफ्ट साइड में, सो ये हो जाएगा नेगेटिव -mx इक्वल्स टू 0। नाउ x को L/2 पुट कर दो, ये हो जाएगा m0 माइनस m0/12 इंटू L/2 इक्वल्स टू, सेकेंड डेरिवेटिव इक्वेशन क्या होती है, 2EI d2y/dx2 के इक्वल हो जाएगा। सो यहाँ से ये आ जाएगा d2y/dx2 इक्वल्स टू, फर्स्ट डेरिवेटिव स्लोप होता है, सेकेंड डेरिवेटिव डिफ्लेक्शन होता है। सो यहाँ से d2y/dx2 हो जाएगा 3m0/8EI। सो यहाँ पे अगर हम इस टर्म को इस टर्म से कंपेयर करेंगे, सो अल्फा आ जाएगा 3। सो नियरेस्ट इंटीजर जो है इसका करेक्ट आंसर है 3। कंसिडर द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन बिलो यूजिंग द यूलर्स मेथड विद द स्टेप साइज h इक्वल्स टू 0.5। द वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू डैश rounded off to 1 decimal place. dy/dx equals to y plus 2x minus x square. Given y at x equals to 0 equals to 1. यहाँ पे x लाई करता है 0 to infinity. हमारे को वैल्यू पूछा है y की x1 में using Euler method. Step size 0.5 given है. So dy/dx equals to y plus 2x minus x square given है. So ये f of xy हो गया. नाउ स्टेप साइज 0.5 गिवन है। सो सबसे पहली चीज यूलर्स मेथड में क्या होता है, y1 इक्वल्स टू y0 प्लस h f ऑफ x0 y0 होता है। नाउ y1 इक्वल्स टू y0, y की वैल्यू x0 पे 1 है, सो y0 क्या हो गया, 1 हो गया, प्लस स्टेप साइज 0.5 है। नाउ फंक्शन एट x0 y0, इस फंक्शन की वैल्यू x0 y0 में क्या होगी। सो x की जगह 0 पुट कर दो और y की जगह 1। सो ये आ जाएगा 1, ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगे। सो ये हो जाएगा y1 इक्वल्स टू 1 प्लस 0.5, ये हो जाएगा 1.5। नाउ अब हम x2 की जगह 1 पुट करेंगे, ये हमारे को पूछा है क्वेश्चन में।
सो x2 जब हम 1 लेंगे सो y2 किसके इक्वल हो जाएगा, यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ यूलर्स मेथड y2 इक्वल्स टू y1 प्लस h f ऑफ x1 y1. नाउ y2 इक्वल्स टू y1 की वैल्यू आ गई 1.5, h आ गया 0.5. x1 y1 में इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, सो यहाँ पे देखिए y की वैल्यू 1.5 आई है प्लस 2 टाइम्स ऑफ x1 क्या है हमारे पास 0.5. सो ये हो जाएगा 0.5 माइनस x1 स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर. सो दिस विल कम आउट टू बी y2 इक्वल्स टू 2.625. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. नाउ गेट में जो रिस्पॉन्स शीट के अकॉर्डिंग जो डेटा लिया है इस वैल्यू होनी चाहिए 2.4 टू 2.8. Next question. Lacey's regime equations followed in India for making score calculation while designing hydraulic structure across alluvial channels are given. Regarding this equation, which statement are true? ये हमारे पास given है D, P और Fs की equation, जहाँ पे Q discharge है और Fs silt factor है. Lacey regime equations हैं D equals to 0.470 into Q by Fs whole to the power 1 by 3. P equals to 4.75 into root Q, Fs equals to 1.76 into root D. हमारे को पूछा है इसमें से कौन सी सही स्टेटमेंट है. आपने पढ़ा होगा लेसीज रिजिम इक्वेशन में P जो होता है वो लेसी की वाटर वे विड्थ होती है और D जो होता है वो डेप्थ ऑफ स्कोर होता है बिलो द डिज़ाइन फ्लड लेवल. डिज़ाइन फ्लड लेवल के नीचे जो डेप्थ होती है वो होती है कैपिटल D इस इक्वेशन में. सो ऑप्शन B एंड D are the correct option. Depth of score below the design flood level, Lacey's waterway width. Next question. The speed density relation on one-way single lane road is shown where speed U is in kilometer per hour and density K is in vehicles per kilometer. The maximum flow in vehicles per hour on this road is A 2500, B 900, C 2250, D 2000. हमारे पास ये गिवन ग्राफ है स्पीड और डेंसिटी का. सो सबसे पहली चीज़ हमको मैक्सिमम फ्लो का फॉर्मूला पता है वी एफ इंटू के जे बाय 4 होता है. यहाँ पे के जे जो है वो जैम डेंसिटी है जो कि गिवन है हमारे पास 100 है. नाउ वी एफ मैक्सिमम फ्लो स्पीड कब होगी, जब डेंसिटी 0 होती है. सो यहाँ पे हम इसको इंटरसेप्ट कर देंगे. सो ये आ जाएगा आपका वी एफ की वैल्यू. सो इंटरसेप्ट यहाँ से हम इसका कैसे निकालेंगे, 90 बाय 100 माइनस 10, ये हो जाएगा 90 बाय 100 माइनस 10 इज इक्वल्स टू वी एफ बाय 100. नाउ यहाँ से जो इंटरसेप्ट आएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा 100 के. सो पुट कर देंगे क्यू मैक्स में वी एफ इंटू के जे बाय 4 इक्वल्स टू 100, ये हो गया 100, ये 100 गिवन है 100 इंटू 100 बाय 4. सो यहाँ से क्यू मैक्स की वैल्यू आ जाएगी 2500 व्हीकल पर आवर. So the correct answer is option number A. Next question. The mean rainfall over a catchment has to be estimated. The data for 4 rain gauges located in and around the catchment is listed. Which statement is correct? Rain gauge station हमारे पास given है PQRS. कौन सा स्टेशन कैचमेंट के अंदर है, PQR है, यहाँ पे यस लिखा है, S में नो लिखा है, मीन्स ये कैचमेंट के बाहर है. थीजन वेट फैक्टर गिवन है 0.25, 0.5, 0.1, 0.15. रेनफॉल गिवन है 100, 110, 100 और 125. कौन सी स्टेटमेंट सही है पूछा है. बेसिकली देखो ये चारों स्टेटमेंट में थीजन मीन मेथड और अर्थमेटिक मीन मेथड का कंपैरिजन किया है. इसमें ए में बोला है कि जो थीजन मीन मेथड से वैल्यू आएगी वो बड़ी है अर्थमेटिक मीन मेथड से. सेकेंड में बोला है इक्वल है. थर्ड में बोला है थीजन मीन मेथड से लेस आएगी एज कम्पेयर टू अर्थमेटिक मीन मेथड. फोर्थ में बोला है थीजन मीन मेथड हम इसमें अप्लाई ही नहीं कर सकते. सो सबसे पहले इसका कंपैरिजन करने के लिए हमको ये दोनों मेथड से वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी. प्रेसिपिटेशन, एवरेज प्रेसिपिटेशन कितना होगा. सो फर्स्टली जब हम अर्थमेटिक मीन मेथड लगाएंगे सो उसका फॉर्मूला क्या होता है, जितने भी रेन गेज स्टेशन कैचमेंट के अंदर होंगे बाय टोटल नंबर ऑफ कैचमेंट. सो ये हो जाएगा पी ए प्लस पी क्यू प्लस पी आर बाई 3. एस तो आउटसाइड है. सो यहाँ से रेनफॉल गिवन है 100, 110 और 100. सो ये हो जाएगा 100, 110 प्लस 100 बाई 3. सो दिस विल कम आउट टू बी 103.33 mm अर्थमेटिक मीन मेथड से. नाउ थीजन पॉलीगॉन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ पी आई एक्स आई बाय समेशन ऑफ एक्स आई. पॉलीगॉन मेथड में हम चारों कैचमेंट का लेते हैं. सो ये हो जाएगा 100 इंटू
जो वेइंग फैक्टर है वो कितना गिवन है 0.25 फर्स्ट का, ये हो गया 0.25 प्लस 110 इंटू 0.5 सेकेंड का प्लस 100 इंटू 0.1 थर्ड का प्लस 125 इंटू 0.15 फोर्थ का बाय सम ऑफ वेइंग फैक्टर, ठीक, सम ऑफ वेट, ये हो जाएगा 1K। नाउ यहाँ से थीजन पॉलीगन मेथड से जो प्रेसिपिटेशन का एवरेज है वो किसके इक्वल हो जाएगा 108.75 mm। सो आप कंपेयर कर सकते हैं, जो अर्थमेटिक में जो वैल्यू आई है वो कम है एज कंपेयर टू थीजन पॉलीगन मेथड से। सो ये बड़ा है, 108 103 से बड़ा है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये किस ऑप्शन में गिवन है। ऑप्शन ए देख सकते हैं, estimate obtained from Thiessen mean method is greater than that obtained using arithmetic mean method. So this is the correct answer. Next question. Consider the built-up column made of two I section as shown in figure, with each batten plate bolted to a component I section of column through 6 black bolts. Each connection of batten plate with the component section is to be designed for a longitudinal shear of 70 kilonewton and moment of 10 kilonewton meter. हम बोल्ट वैल्यू रिक्वायर्ड इन किलो न्यूटन इज, हमको बोल्ट वैल्यू पूछा है किलो न्यूटन में। सो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हम क्या करते हैं, F1 F2 फाइंड करते हैं और एंगल थीटा फाइंड करते हैं। इसको हमको डिज़ाइन करना है शेयर 70 किलो न्यूटन के लिए और मूवमेंट 10 किलो न्यूटन मीटर के लिए। सो ये बिल्टअप कॉलम को हम डिज़ाइन करेंगे इस शेयर फोर्स और इस मूवमेंट के लिए। सो हमको यहाँ पे कंसेप्ट पता है कि जो बोल्ट वैल्यू है वो लेस देन होनी चाहिए मैक्सिमम रिजल्टेंट शेयर फोर्स ऑन बोल्ट के। सो यहाँ पे सबसे पहले हम F1 फाइंड करेंगे। नाउ यहाँ से हम F1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। F1 किसके इक्वल होगा, डायरेक्ट शेयर फोर्स ऑन बोल्ट जो टोटल शेयर फोर्स है बाय नंबर ऑफ बोल्ट। सो टोटल शेयर फोर्स कितना है यहाँ पे हमारे पास 70 किलो न्यूटन बाय नंबर ऑफ बोल्ट्स, कितने बोल्ट्स हैं 6 बाय 6 इक्वल्स टू किसके इक्वल आ जाएगा 11.67 किलो न्यूटन। नाउ मैक्सिमम टॉर्शनल शेयर ऑन बोल्ट किसके इक्वल होता है F2 के, वो किसके इक्वल होता है M इंटू आर मैक्सिमम, जो रिजल्टेंट है वो मैक्सिमम लेते हैं, जो डायगनल आता है वो होता है बाय समेशन ऑफ आर स्क्वायर। सो ये हो जाएगा मूवमेंट 10 किलो न्यूटन मीटर का डिज़ाइन करना है हमारे को। सो ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर में इंटू आर मैक्स फाइंड करेंगे हम यहाँ पे। सो आर मैक्सिमम कैसे आ जाएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर 140 गिवन है, बेस टोटल 70 है, सो आधा 35 हो जाएगा। सो यहाँ पे रूट ओवर 140 स्क्वायर प्लस 35 स्क्वायर, आर मैक्सिमम आ जाएगा 144.31 mm। सो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 144.31। नाउ अब जो समेशन ऑफ आर स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, जो 4 बोल्ट हैं हमारे वो इस डिस्टेंस पे है, ये 3 4। सो ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 114.31 का स्क्वायर, और जो 2 बोल्ट्स हैं वो इतने डिस्टेंस पे है। सो ये कितना डिस्टेंस है 35, ये कितना डिस्टेंस है 35 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 35 का स्क्वायर। सो यहाँ से F2 आ जाएगा 16.82 किलो न्यूटन। नाउ अब हमारे को थीटा फाइंड करना है, मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बिटवीन F1 एंड F2 वो थीटा होता है। सो यहाँ से tan थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस 140 बाय 35। सो यहाँ से थीटा आ जाएगा tan इनवर्स 140 बाय 35, तो थीटा आ जाएगा 75.96 डिग्री। सो F1 आ गया, F2 आ गया। हमको रिजल्टेंट शेयर फोर्स पता है बोल्ट में किसके इक्वल होता है, एफ आर मैक्सिमम इक्वल्स टू जो मैक्सिमम शेयर फोर्स आएगा, सो मैक्सिमम डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम लेंगे। सो ये हो जाएगा एफ आर मैक्सिमम इक्वल्स टू रूट ओवर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ F1 F2 कॉस थीटा। सो F1 आ गया 11.67, F2 आ गया 16.82। सो 11.67 स्क्वायर प्लस 16.82 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ F1 F2 कॉस 75.96। सो इसको आप फाइंड कर लेंगे, दिस विल कम आउट टू बी 22.67 किलो न्यूटन। सो इसका नियरेस्ट इंटीजर जो है वो क्या है, नियरेस्ट वैल्यू क्या है 23 है। सो इसका करेक्ट आंसर हो गया 23। नाउ गेट में जो रेंज दी हुई है वो है 21 to 24, अगर इस बीच में आपका कोई भी वैल्यू है सो वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MgCl2 and CaSO4 salt are added to 1 liter of distilled ionized water and mixed until completely dissolved. TDS concentration is 500 mg per liter and total hardness is 400 mg per liter as CaCO3.
द अमाउंट्स ऑफ MgCl2 एंड CaSO4 एडेड आर कैलकुलेटेड इन इंटीजर, विच ऑप्शन आर ट्रू। यहाँ पे हमारे को एटॉमिक वेट्स गिवन है और ये ऑप्शंस गिवन है। MgCl2 का अमाउंट यहाँ पे ऑप्शन में है और एक CaSO4 का अमाउंट। सो हमको क्वेश्चन में ये दोनों को ही फाइंड करना पड़ेगा और हमारे पास दो चीज़ें गिवन है, TdS कंसनट्रेशन गिवन है, टोटल हार्डनेस गिवन है। नाउ टोटल हार्डनेस का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से होती है। सो टोटल हार्डनेस से एक इक्वेशन आएगी, TdS की एक इक्वेशन TdS से आ जाएगी। दो इक्वेशन, दो अननोन है हमारे पास, MgCl2 और CaSO4 हम ऐड कर रहे हैं सॉल्ट्स को। देखिए TdS गिवन है 500 mg पर लीटर, टोटल हार्डनेस गिवन है 400 mg पर लीटर एज CaCO3। सो टोटल हार्डनेस एज CaCO3 किसके इक्वल होता है, कैल्शियम के आयंस प्लस मैग्नीशियम के। नाउ इसको हमको mg में फाइंड करना है। सो हम इसको क्या करेंगे, टोटल हार्डनेस में फर्स्ट कैल्शियम, सो हमको एग्जैक्ट नहीं पता है कैल्शियम कितना है, सो ये किसके इक्वल हो जाएगा 40 ऑफ B, या आप X भी बोल सकते हैं, XY भी आप ले सकते हैं। सो मॉलिकुलर वेट बाय इक्विवेलेंट वेट प्लस कैल्शियम का 40 होता है, मैग्नीशियम का 24 होता है, सो 24 इंटू A बाय 12 इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट किसके इक्वल होता है, मॉलिकुलर वेट बाय वैलेंसी। सो इसकी मॉलिकुलर वेट 24 है, वैलेंसी 2 है, 24 बाई 2 12, इसका 40 है, 40 बाई 2 20। सो इनटू CaCO3 का क्या होता है 50। नाउ टोटल हार्डनेस 400 गिवन है, सो यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ B प्लस 2 टाइम्स ऑफ A इज इक्वल्स टू 8। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A प्लस B इक्वल्स टू 4। नाउ हमारे पास गिवन क्या है, MgCl2 एंड CaSO4 आर कम्प्लीटली डिजॉल्व्ड। सो हमको पता नहीं है ये कितना पार्ट है, ये कितना पार्ट है। सो हम मान लेते हैं 95 पार्ट है, MgCl2 को हम यहाँ A ले रहे हैं, यहाँ पे हमने मैग्नीशियम के आयंस को A लिया है। सो MgCl2 को हम A ले लेते हैं और CaSO4 को B ले लेते हैं। सो MgCl2 का टोटल मॉलिकुलर वेट, सो Mg का 24 और Cl का 35.5, सो 35.5 इंटू 2 ये हो जाएगा 24 प्लस 71, ये हो गया 95। नाउ CaSO4 का किसके इक्वल हो जाएगा 40 प्लस सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 इंटू 4, यहाँ से आ जाएगा CaSO4 का 136। अब हम यहाँ पुट कर देंगे 95 पार्ट MgCl2 का ऐड हो रहा है CaSO4 के 136 पार्ट के साथ। सो टोटल डिजॉल्व सॉलिड कितना बन रहा है 500, जो कि गिवन है। सो ये आ गया 95 ऑफ A प्लस 136 ऑफ B इज इक्वल्स टू 500। यहाँ पे दो इक्वेशन है और दो अननोन है फ्रॉम 1 एंड 2। A की वैल्यू आ गई 1.073, B की वैल्यू आ गई 2.926। नाउ MgCl2 कितना हिस्सा है 95 ऑफ A, अगर आप X लेते हैं तो 95 टाइम्स ऑफ X, CaSO4 136 ऑफ B, ये हो जाएगा 95 इंटू 1.073, ये आ जाएगा 103 mg पर लीटर। नाउ 136 ऑफ B 136 इंटू 2.926, ये आ जाएगा 397 mg पर लीटर इन इंटीजर, ऑप्शन इंटीजर में है। नाउ अब देखेंगे हम यहाँ पे 103 और 397 किस में है, ये MgCl2 103 mg और CaSO4 397 mg, सो ऑप्शन C एंड D आर द करेक्ट ऑप्शन। Next question. Consider the rigid bar ABC supported by the pin jointed links BD and CE and subjected to a load P at the end A as shown in figure. The axial rigidities of BD and CE are 22500 kilonewton and 15,000 kilonewton respectively. If CE elongates by 5 mm, CE elongate हो रही है 5 mm से due to the load P. The magnitude of downward deflection in mm of the end A would be in integer. So हमको deflection at A फाइंड करना है। Now यहाँ पे क्या है, पिन जॉइंटेड है यहाँ पे D में और E में। So फर्स्टली हम क्या करेंगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना देंगे। So ये हो गया आपका फ्री बॉडी डायग्राम, यहाँ पे रिएक्शन PD है। Now यहाँ पे ये फिक्स्ड एंड है, सो यहाँ पे भी एक रिएक्शन एक्ट करेगा PC के और यहाँ पे भी एक्ट करेगा। यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई कर देंगे, समेशन ऑफ Fy इक्वल्स टू 0 और समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट A इक्वल्स टू 0। सो समेशन ऑफ Fy वर्टिकल फोर्सेस का समेशन 0। सो यहाँ पे देखिए वर्टिकल फोर्स कितने एक्ट कर रहे हैं, जब हम ये फ्रेम देखेंगे सो ये हो गया P प्लस PC इक्वल्स टू PD, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। नाउ जब मूवमेंट अबाउट A लेंगे आप 0 के, सो यहाँ पे कितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक PD और एक PC। सो ये हो गया PD इंटू
कितने डिस्टेंस में है, 200 mm, इज इक्वल्स टू PC इंटू 200 प्लस 200 400 mm. सो रिएक्शन एट D, PD इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ PC. सो इसको पुट कर दो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में, P प्लस PC इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ PC. यहाँ से PC आ गया P के, और PD किसके इक्वल हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ P के. सो रिएक्शन आ गया हमारे पास C में और D में. C में है P और D में है 2P. नाउ फ्रॉम इक्विलिब्रियम ये हमारे पास आ गई वैल्यू. नाउ हमारे पास गिवन क्या है, जो हमारा मेंबर CE है वो इलोंगेट होगा 5 mm. सो डिफ्लेक्शन यहाँ पे गिवन है 5 mm का. सो डिफ्लेक्शन किसके इक्वल होता है, जब एक्सियल लोड एक्ट करता है और एक्सियल रिजिडिटी गिवन है हमारे पास CE मेंबर के लिए कितनी है, 15,000 किलो न्यूटन. PL अपॉन AE किसके इक्वल हो जाएगा, P जो फोर्स C में एक्ट कर रहा है वो P के इक्वल है, इनटू L क्या है 300 mm बाय AE एक्सियल रिजिडिटी 15,000. सो यहाँ से P आ जाएगा और डिफ्लेक्शन 5 mm है. सो P आ गया 250 किलो न्यूटन. सो PD किसके इक्वल है, 2 टाइम्स ऑफ P के. सो ये हो गया 500 किलो न्यूटन. नाउ डिफ्लेक्शन हम जब यहाँ D में फाइंड करेंगे, आप इसको B भी लिख सकते हैं. सो यहाँ पे डिफ्लेक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, PL अपॉन AE के. सो P कितना है 500, L कितना है, इसकी लेंथ कितनी है 200 mm. सो ये हो जाएगा 500 इंटू 200 बाई AE. AE जो है BD मेंबर की वो कितनी गिवन है, 22,500. सो इसको आप पुट कर देंगे, ये आ जाएगा 4.44 mm. सो डिफ्लेक्शन C में हमको पता है, D में हमको डिफ्लेक्शन आ गया. अब इसकी जब आप डिफॉर्म्ड प्रोफाइल बनाएंगे, मीन्स जब डिफ्लेक्शन होगा तो एक प्रोफाइल बनेगी. सो यहाँ पे देखिए C का गिवन है, D आपने फाइंड कर लिया. नाउ हमको पूछा है डिफ्लेक्शन A में कितना होगा. ठीक, नाउ मान लेते हैं कि ये जो डिफ्लेक्शन D में है वो x डिस्टेंस पे होगा यहाँ से C पॉइंट से. सो देखिए B में इस तरीके से डिफ्लेक्ट होगी. यहाँ पे देखिए ये डिफ्लेक्शन A हो गया, ये डिफ्लेक्शन इन D हो गया, ये डिफ्लेक्शन C हो गया. यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन होगा ये अपवर्ड डिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड एंड यहाँ पे फिक्स्ड है. ये इस तरीके से बीम डिफ्लेक्ट होगी, राइट. सो ये डिस्टेंस मान लेते हैं हम x है. सो ये कितना हो जाएगा, 200 माइनस x हो गया, और ये 200 है. नाउ अब सिमिलर ट्राइंगल जब हम अप्लाई करेंगे, सो डिफ्लेक्शन एट D बाय डिफ्लेक्शन एट C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस है x बाय 200 माइनस x. D का डिफ्लेक्शन कितना आया 4.44 mm और C का डिफ्लेक्शन कितना है गिवन 5 mm. सो ये हो गया इज इक्वल्स टू x बाई 200 माइनस x. सो यहाँ से x की वैल्यू आ गई. जो D डिफ्लेक्शन है वो 94.117 mm में होगा. नाउ हमको पूछा है डिफ्लेक्शन A का, फिर यहाँ पे हम सेम प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे. डिफ्लेक्शन एट A बाय डिफ्लेक्शन एट D विच इज़ 4.44 इज इक्वल्स टू 200 प्लस x बाय x. सो ये हो गया 200 प्लस 94.117 बाय 94.117. सो यहाँ से डिफ्लेक्शन एट A आ जाएगा आपका, इसको प्लस कर दो, डिवाइड कर दो, देन इसको 4.4 से मल्टीप्लाई कर दो. सो ये आ जाएगा 13.87 mm. अप्रॉक्सीमेटली इन इंटीजर ये हो जाएगा 14 mm. हमको इंटीजर में वैल्यू पूछा है. सो 14 mm इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द बीम ACDEB विच स्टेटमेंट आर करेक्ट. ये हमारे पास बीम गिवन है, बेंडिंग मूवमेंट के बारे में देखो पूछा है, और शेयर फोर्स के बारे में ऑप्शंस में है. ये आपका इंटरनल हिंज है. सो इसका जब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ये कैसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा. ये देखिए यहाँ पे इंटरनल हिंज है, तो यहाँ पे R रिएक्शन होगा अपवर्ड डाउनवर्ड. नाउ यहाँ पे लोड एक्ट कर रहा है 3 किलो न्यूटन का. सो ये हो गया आपका लेफ्ट सेक्शन, ये हो गया राइट सेक्शन. ये फोर्स है 4 किलो न्यूटन का, 2 डिस्टेंस में, 1 मीटर ये है, 1 मीटर ये. सो यहाँ मूवमेंट एक्ट करेगा 8 किलो न्यूटन मीटर का. यहाँ पे जो रिएक्शन होगा वो RE होगा. नाउ B पे लोड एक्ट कर रहा है 2 किलो न्यूटन का. ये फिक्स्ड एंड है आपका. नाउ इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई कर दो, समेशन ऑफ Fy इक्वल्स टू 0 और समेशन ऑफ मूवमेंट इक्वल्स टू 0. सो यहाँ से R कितना आ जाएगा 3 किलो न्यूटन, और RE कितना हो जाएगा जब हम राइट सेक्शन लेंगे तो RE इक्वल्स टू R प्लस 2, R 3 है, 3 प्लस 2 5 किलो न्यूटन. यहाँ पे देखिए कोई भी फोर्स नहीं है और कोई भी मूवमेंट नहीं है, तो ये दोनों टर्म 0 है. और यहाँ पे कोई भी लोड एक्ट नहीं कर रहा है, तो शेयर फोर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा. शेयर फोर्स नहीं है यहाँ पे, तो बेंडिंग मूवमेंट भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा A और C पार्ट में.
सो शेयर फोर्स नहीं है तो शेयर फोर्स डायग्राम क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो गई। उसी तरीके से जो बेंडिंग मोमेंट की भी लाइन हो गई वो भी यहाँ पे स्ट्रेट हो जाएगी। नाउ शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप बना लेंगे। जब लोड एक्ट कर रहा है सो वो कांस्टेंट रहता है और बेंडिंग मोमेंट उसका लीनियर होता है। सो इस तरीके से ये आ गया शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इसको हम ऑप्शन से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखो, बेंडिंग मोमेंट इज 0 बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड सी। सो ए और सी के बीच में बेंडिंग मोमेंट देखिए 0 है, शेयर फोर्स नहीं है, बेंडिंग मोमेंट 0 है। सो ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, देयर इज सडन जंप इन शेयर फोर्स एट पॉइंट डी। तो सडन जंप कहाँ पे आ रहा है, एट पॉइंट ई पे आ रहा है, ना कि डी पे। सो ये ऑप्शन गलत हो गया। नाउ देयर इज सडन जंप इन बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ई। सो सडन जंप बेंडिंग मोमेंट पे कहाँ पे है, एट पॉइंट डी में है, देखिए। सो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। नाउ बेंडिंग मोमेंट इज 0 समवेयर बिटवीन पॉइंट्स डी एंड ई। डी और ई के पॉइंट्स के बीच में बेंडिंग मोमेंट 0 है यहाँ पे। सो ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। देखिए ये डी है, ये ई है, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट 0 है किसी पॉइंट पे। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। सो यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन सही है, ए और डी। सो ऑप्शन ए एंड डी आर द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिजल्ट ऑफ अ कंसोलिडेटेड ड्रेन्ड ट्राइएक्सियल टेस्ट ऑन अ नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले आर शोन इन फिगर। द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन इज। हमारे को ये ग्राफ गिवन है शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेंथ का, और यहाँ पे कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट हो रहा है। नाउ हमारे को एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन 5 पूछा है। सो हमको पता है CD टेस्ट जब होती है कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट के लिए C0 होता है कोहेशन। सो इक्वेशन क्या हो जाएगी, यूजिंग द फॉर्मूला सिग्मा 1 इक्वल्स टू सिग्मा 3 tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2। यहाँ पे सिग्मा 1 क्या है, 100 है, 100 किलो पास्कल, और सिग्मा 3 ये मोहर सर्कल का है, राइट। ये सिग्मा 3 हो जाएगा 50। सो ये यहाँ से tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन 5/1 माइनस साइन 5। सो यहाँ पे ये हो जाएगा 1/2। सो यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो साइन 5 आ जाएगा 1/3। सो 5 इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/3। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू डिराइव द टोटल फ्लड हाइड्रोग्राफ एट अ कैचमेंट आउटलेट from an isolated storm, the order in which the following methods are applied from the first method to the last method is: P. Obtaining the heatograph, Q. Addition of base flow, R. Estimation of initial and infiltration losses, S. Application of unit hydrograph. सो जब भी हमको टोटल फ्लड हाइड्रोग्राफ फाइंड करना रहता है, सो आपने न्यूमेरिकल्स भी बनाया होगा। सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए, हीटोग्राफ मीन्स रेनफॉल कैसी है वहाँ की वो पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे को लॉस पता होना चाहिए जिससे हम रन ऑफ फाइंड कर सकें। एस्टिमेशन ऑफ इनिशियल एंड इन्फिल्ट्रेशन लॉसेस, सो हो गया पी के बाद आर। नाउ आपके पास यूनिट हाइड्रोग्राफ होगा, उसके बाद ही आप फ्लड हाइड्रोग्राफ फाइंड कर सकते हैं। सो एप्लीकेशन ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ। नेक्स्ट एडिशन ऑफ बेस फ्लो, बेस फ्लो को ऐड कर देंगे यूनिट हाइड्रोग्राफ से। सो आपका आ जाएगा टोटल फ्लड हाइड्रोग्राफ। सो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, PRSQ। Next question. Fecal coliform FC concentration in river water was measured as 10780 CFU per 100 ml. The FC concentration after the conventional water treatment but before chlorination was measured as 23 CFU per 100 ml. The log kill inactivation of fecal coliform due to the conventional water treatment is closest to. So ये simply formula based है। सो लॉग किल किसके इक्वल होता है, लॉग N0 माइनस लॉग एट NT। इनिशियल जो कंसंट्रेशन है माइनस जो फाइनल कंसंट्रेशन है। इनिशियल कंसंट्रेशन रिवर वाटर में कितना है, N0, और फाइनल जो है एट टाइम T। सो जो टाइम T में कंसंट्रेशन है फीकल कॉलिफॉर्म का वो किसके इक्वल है, 23 CFU पर 100 ml। सो यहाँ पे लॉग ऑफ 10780 माइनस लॉग ऑफ 23। सो यहाँ से लॉग किल की वैल्यू आ जाएगी, हमको लॉग किल ही पूछा है। सो ये आ जाएगा 2.667। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 2.67। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द व्हीकल दैट कम्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीक आवर कम ड्यूरिंग अ 10 minute पीरियड विद इन दिस आवर। द 15 minute पीक आवर फैक्टर फॉर दिस पीक आवर इज। सो हमको पीक आवर फैक्टर पूछा है 15 मिनट के लिए, वो किसके इक्वल होता है, Q/4 इंटू Q एट 15 मिनट। यहाँ पे देखो जो हर व्हीकल्स हैं वो 10 मिनट पीरियड में आ रही हैं। सो जो Q15 है वो किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पे, Q के। सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा।
सो पी कवर फैक्टर किसके इक्वल हो जाएगा 1/4 के, विच इज 0.25. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. Next question. The maximum degree of curve that can be used for railways in a mountainous region is A 10, B 20, C 50, D 40. So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 40. सो जो मैक्सिमम डिग्री ऑफ कर्व होना चाहिए रेलवेज में मॉन्टेनियस रीजन में वो 40 डिग्री होता है. ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बिलोंग्स टू सेकेंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी. ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है सेकेंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की. वो क्या होती है d2u बाई dx2 प्लस d2u बाई dy2 प्लस d2u बाई dz² इज इक्वल्स टू 0. Next question. An object is said to have an n-fold rotational symmetry if the object rotated by an angle of 2 pi by n is identical to the original. Which one of the following object exhibit four-fold rotational symmetry about an axis perpendicular to the plane of the screen? The figures shown are representative. हमारे को पूछा है कि कौन सा इसमें फिगर है एग्जिबिट करेगा फोर-फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री ऑफ एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ स्क्रीन. हम इसको रोटेट करेंगे 2 पाई बाई एन मीन्स 360 डिग्री बाई एन इसको रोटेट करेंगे. सो सिमेट्री आनी चाहिए परपेंडिकुलर प्लेन के अलॉन्ग. सो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं. ये जो सिमेट्री है ये सेम प्लेन में आएगी. यहाँ पे जो ऑप्शन है देखिए ये अपोजिट्स हैं एक दूसरे के. सो ये जो सिमेट्री है परपेंडिकुलर एक्सिस के अलॉन्ग आएगी प्लेन ऑफ द स्क्रीन के. सो ये सिमेट्री का कंसेप्ट है. सो उस अकॉर्डिंग ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. सपोज लेमडा is an eigenvalue of matrix A and x is the corresponding eigenvector. Let x also be an eigenvector of the matrix B equals to A minus 2i where I is an identity matrix. Then the eigenvalue of B corresponding to an eigenvector x is equals to. हमको मैट्रिक्स B की आइगन वैल्यू पूछा है. जब भी आइगन वैल्यू गिवन होती है किसी मैट्रिक्स की सो उस मैट्रिक्स को हम उसके इक्वल बोल सकते हैं. सो ए यहाँ पे किसके इक्वल हो जाएगा लेमडा की. सो ए की जगह लेमडा पुट कर दो. सो क्या आ जाएगा लेमडा माइनस 2i और 2i को हम 2 लिख सकते हैं क्योंकि i जो है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. सो ये हो जाएगा लेमडा माइनस 2. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी lambda minus 2. Next question. As per IS 456-2000 provided for two-way slab with continuous edges, the longitudinal steel reinforcement to be provided in the edge strip is based on A. The calculated minimum bending moment, B. The area of longitudinal steel provided in the middle strip in the shorter span, C. The area of longitudinal steel provided in the middle strip in the longer span, D. The prescribed minimum cross-sectional area of longitudinal steel for slab. So इस कोड के अकॉर्डिंग IS 456-2000 के अकॉर्डिंग जब हमारे को टू वे स्लैब होता है सो हमारे को जो लॉन्गिट्यूडनल स्टील रेनफोर्समेंट एज स्ट्रिप में प्रोवाइड करनी रहती है वो मिनिमम होनी चाहिए क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्टील फॉर स्लैब के लिए. सो इसमें क्या होता है 0.15% होती है FE 250 के लिए और 0.12% ऑफ BD होती है HYSD बार्स के लिए मीन्स हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स के लिए. सो जब भी हमको एज में स्टील रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करनी रहती है वो मिनिमम होनी चाहिए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्टील के लिए. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. एज द पुलिस ऑफिसर वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ एम्बेजलमेंट ही वॉज डैश डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विस इन अकॉर्डेंस विद द सर्विस रूल्स. A. Sumptuously, B. brazenly, C. unintentionally, D. summarily. क्योंकि पुलिस ऑफिसर गिल्टी था सो उसको हमने उस वजह से उस समरी के अकॉर्डिंग डिसमिस्ड किया फ्रॉम द सर्विस इन अकॉर्डेंस विद द सर्विस रूल. सो बिकॉज ऑफ दैट बिकॉज ही वॉज फाउंड गिल्टी उसको हमने पकड़ा इस गलती की वजह से सो इसीलिए उसको हमने डिसमिस्ड कर दिया सर्विस से. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. Next question. A thin wire is used to construct all the edges of a cube of 1 meter side by bending, cutting and soldering the wire. If the wire is 12 meter long, what is the minimum number of cuts required to construct the wire frame to form the cube? A3, B4, C6, D12. So इसको आप orally देख सकते हैं. आपके पास वायर की लेंथ है 12 मीटर और आपको क्यूब बनाना है 1 मीटर साइड का. सो आपको कितने कट्स देने पड़ेंगे. क्यूब इस तरीके से आपका क्यूब बनता है राइट. सो ये हो गया आपका एक हो गया टॉप और बॉटम
एक हो गया फ्रंट और बैकवर्ड, ये हो गया एक साइड। सो मिनिमम कट्स आपको कितने देने होंगे? 3 कट्स, बिकॉज टोटल लेंथ आपकी 12 मीटर है, 1 मीटर का क्यूब आपको बनाना है। सो ये हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू दे पुल डाउन एंड डू अवे विथ क्रोक्ड स्ट्रीट? I wonder which are my delight and hurt no man living. Every day the wealthier nations are pulling down one or another in their capitals and their great towns. They do not know why they do it, neither do I. It ought to be enough surely to derive the great broadways which commerce needs and which are the life channels of a modern city, without destroying all history and all the humanity in between the islands of the past. ये आपका सेंटेंस लिया गया है फ्रॉम हिलेयर ब्लॉक से, द क्रूक्ड स्ट्रीट से, विच इज ट्रू ऑप्शन। इसमें पूछा है कौन सा ऑप्शन सही है। ए, द ऑथर ऑफ द पैसेज टेक डिलाइट इन वंडरिंग। बी, द वेल्दियर नेशंस आर पुलिंग डाउन द क्रूक्ड स्ट्रीट इन देयर कैपिटल्स। सी, इन द पास्ट क्रूक्ड स्ट्रीट्स वेर ओनली बिल्ट ऑन आइलैंड्स। डी, ग्रेट ब्रॉडवेज आर नीडेड टू प्रोटेक्ट कॉमर्स एंड हिस्ट्री। सो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी देखेंगे हम, वो यहाँ पे गिवन है। देखो, एवरी डे द वेल्दियर नेशन आर पुलिंग डाउन वन और द अनदर इन देयर कैपिटल्स, राइट। और यहाँ पे बात किसकी हो रही है? क्रूक्ड स्ट्रीट की। सो यहाँ से ऑप्शन बी देखिए, द वेल्दियर नेशन आर पुलिंग डाउन द क्रूक्ड स्ट्रीट्स इन देयर कैपिटल। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Next question, a circle with center at xy equals to 0.5, 0 and radius 0.5 intersect with another circle with center at x, y equals to 1, 1 and radius equals to 1 at 2 points. One of the point of intersection x, y is, हमको x, y का intersection पूछा है, 2 सर्कल गिवन है। एक सर्कल का सेंटर है 0.50, सो आप बना दीजिए ये सर्कल, यहाँ पे ये छोटा सर्कल बनेगा। नाउ यहाँ पे जो सेकेंड सर्कल की बात हो रही है, सेकेंड सर्कल क्या गिवन है? उसका सेंटर 1, 1 है, सो ये हो गया 1, 1। नाउ उसका रेडियस 1 है, सो यहाँ हो गया 1, सो ये हो गया दूसरा सर्कल, ये हो गया पहला सर्कल। नाउ अब ये बोल रहा है ये दोनों सर्कल इंटरसेक्ट हो रहे हैं, सो हमको इंटरसेक्शन पॉइंट पूछा है, राइट। एक तो इंटरसेक्शन पॉइंट आपका डायरेक्ट यहाँ से आ जाएगा और ये जो सेंटर है 1 है, सो ये आ जाएगा 1, 0 जो कि ऑप्शन में नहीं है। सो हमको दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना पड़ेगा। सो इसके लिए हम इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख सकते हैं। अगर सेंटर h, k है, सो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी? x माइनस 0.5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। सेंटर यहाँ पे सेंटर h k ये हो जाएगा 0.5 रेडियस के, रेडियस पहले सर्कल की 0.5 है। सेकेंड सर्कल x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रेडियस 1। इस और इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो, सो हमारे पास x, y की वैल्यू आ जाएगी। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर 0.2, 0.4 एंड 1, 0। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कलर मॉडल इज शोन इन फिगर विथ कलर कोड्स येलो y, मैजेंटा m, क्यान cy, रेड r, ब्लू bl, ग्रीन g and black k. Which one of the following options display the color codes that are consistent with the color model? ये हमारे पास गिवन है, हमारे को पूछा क्या है कौन सा ऑप्शन सही है। सो यहाँ पे देखिए जो ब्लैक है जो कि K से डिनोट किया गया है उसमें सब कलर मिक्स है। सबसे पहले हम लोग ब्लैक देख लेंगे, ब्लैक कहाँ है, मीन्स K कहाँ है। सो देखिए इस ऑप्शन से अगर हम जाते हैं, सो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सारे ऑप्शन है, सो ये K जो है वो सही है। यहाँ पे भी देखिए चारों, ये सर्कल, ये रेक्टेंगल मिक्स है, सो ये सही है। नाउ सो क्यान में देखिए कौन कौन से कलर्स है, ग्रीन है, ब्लैक है, ब्लू है। सो यहाँ पे देखिए क्यान है आपके पास, यहाँ ग्रीन भी है, ब्लैक K से डिनोट करता है वो भी है, ब्लैक ब्लू भी है आपके पास। इस ऑप्शन से देखिए जब क्यान है, सो यहाँ पे आपके पास ब्लू BL भी है। सो हमको दोनों साइड से देखना पड़ेगा जब आप क्यान को देखेंगे। सो ये कलर कोडिंग को आप इस फिगर से मैच कर लेंगे। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये कलर कोड कंसिस्टेंट है ऑप्शन ए कलर मॉडल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? फोरियर सीरीज इज डिस्क्राइब्ड बिलो। fx इक्वल्स टू 0 जब x है -2 से -1, 2k है -1 से +1 में, और 0 है जब 1 to 2 है, पीरियड 4 है। हमारे को fx फाइंड करना है यूजिंग फोरियर सीरीज। सो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है A, B, C, D। सो फर्स्टली जो फोरियर सीरीज होती है वो किसके इक्वल होती है?
a0/2 प्लस समेशन ऑफ n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी an cos n pi x बाई एल प्लस bn। अगर इवन फंक्शन है तो bn 0 होता है। ये आपका पीरियड 4 है, सो ये एक इवन फंक्शन है, सो bn यहाँ पे 0 है। सो ये fx में हमको सिर्फ ये निकालना होगा, यहाँ पे a0 और an हम फाइंड करेंगे, फिर n को 1 टू इन्फिनिटी पुट करेंगे, सो हमारे पास सीरीज आ जाएगी। सो फर्स्टली ये सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन है, बस इसमें आपको कैलकुलेशंस अच्छे से करना है। सो a0 किसके इक्वल होता है, 1/l इंटीग्रेशन -l टू +l fx dx। नाउ यहाँ पे जो हमारे पास लेंथ है वो कितनी है, -2 से +2 है, राइट, जो कि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है। -1 to 1 में 2k है फंक्शन। सो हम क्या करेंगे, इसको 1/2 को 2 टाइम्स लिख सकते हैं, 0 to 2 fx dx। नाउ ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब फंक्शन को हमको इंटीग्रेट करना है 0 to 2 में। सो यहाँ तक 1 है, 1 से 2 0 है, सो 2k हम यहाँ इसको पुट कर देंगे, 0 to 1 2k dx। सो ये हो जाएगा 2k, 1 - 0 1। नाउ fx इवन फंक्शन है तो bn 0 हो गया। नाउ an किसके इक्वल होता है, 1/l इंटीग्रेशन -l टू +l cos n pi x बाई 2 इंटू fx dx। नाउ fx क्या है, 2k का फंक्शन है, सो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन -2 टू +2 cos n pi x बाई 2 इंटू 2k dx। नाउ हमको पता है जो 2k है वो सिर्फ 0 to 1 है, सो बाकी सब क्या है, 0 है। सो इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ 1/2 इंटीग्रेशन 0 to 1 cos n pi x बाई 2 इंटू 2k dx। सो कॉन्स्टेंट है ये 2k, सो ये बाहर आ जाएगा, 2k इंटीग्रेशन 0 to 1 cos n pi x बाई 2 dx। सो यहाँ से an आ जाएगा cos n थीटा का इंटीग्रेशन sin n थीटा और n थीटा का बाय n। सो ये हो जाएगा 2k sin n pi x बाई 2 बाय n pi बाई 2। ये हो जाएगा 0 to 1, लिमिट पुट कर दो 1 और 0 को। सो an आ जाएगा, जब आप 1 पुट करेंगे सो ये हो जाएगा 2 × 2 4k बाई n पाई इंटू साइन n पाई बाई 2। ये आ गया आपका an। नाउ a0 भी आ गया आपका, an भी आ गया। अब इसको पुट कर देंगे, fx इक्वल्स टू a0/2 प्लस समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी an cos n pi x बाई l में। सो ये हो जाएगा fx इक्वल्स टू 2k/2, सो ये आ जाएगा k प्लस 4k बाय, जब हम n को 1 पुट करेंगे सो ये हो जाएगा पाई इंटू कॉस n x बाई 2 प्लस 4k बाय 2 पुट करेंगे तो 2 पाई इंटू ये हो जाएगा कॉस 2n पाई बाय l। सो कॉस पाई 0 हो जाएगा, सो यहाँ से ये टर्म हो गया 0 प्लस अप टू। नाउ अब इसको हम सिंप्लीफाइड कर देंगे, ये आ जाएगा fx इक्वल्स टू k प्लस 4k बाय पाई इंटू कॉस पाई बाय 2x माइनस 1/3 कॉस 3 पाई x बाई 2 प्लस 1/5 कॉस 5 पाई x बाई 2। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। fx इक्वल्स टू k प्लस 4k बाय पाई इंटू cos pi बाई 2x माइनस 1/3 cos 3 pi बाई 2x प्लस 1/5 cos 5 pi बाई 2x। Next question. A hydrocarbon CnHm is burned in air. Oxygen plus 3.78 nitrogen. The stoichiometric fuel to air mass ratio for this process is atomic weight of carbon is 12, hydrogen का 1 है, effective molecular weight air का 28.8 है, ignore any conversion of N2 in air to the oxides of nitrogen NOx। सो हमारे को हाइड्रोकार्बन को हम बर्न करेंगे, सो उसकी इक्वेशन, सबसे पहली इक्वेशन क्या आ जाएगी, CnHm प्लस कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन लेंगे हम, A मोल्स, A टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन किसके इक्वल हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आएगा, सो X टाइम्स ऑफ CO2 प्लस Y टाइम्स ऑफ H2O। नाउ ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन गिवन है और एयर हमारे पास ये गिवन है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारा जो हाइड्रोकार्बन है, जो ये कार्बन है वो N है और N को हम X ले लेते हैं, सो ये बैलेंसिंग के अकॉर्डिंग, सो X N हो गया। और Y किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है मींस M जो है वो किसके इक्वल है, 2 टाइम्स ऑफ यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 टाइम्स ऑफ Y के, सो M किसके इक्वल हो जाएगा, 2Y के। नाउ Y किसके इक्वल हो जाएगा, M/2 के, सो यहाँ से X और Y आ गया। नाउ ऑक्सीजन को हम ऐसे लिख सकते हैं
ये ऑक्सीजन जो है हमारा ए है। सो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो 2A है, 2 मॉलिक्यूल्स है हमारे पास। सो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई के। सो यहाँ से a कितना आ जाएगा, 2x प्लस वाई बाई 2k। सो x n है, n पुट कर दो, y m बाई 2 है। सो ये a आ जाएगा n प्लस m बाई 4। हमारे को फ्यूल टू एयर रेशियो पूछा है। सो फ्यूल क्या है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या है, कार्बन का वेट है 12, सो ये हो गया 12n प्लस हाइड्रोजन का 1 प्लस m। नाउ एयर का रेशियो निकालने के लिए हमको ये जो एयर है इसका मास निकालना होगा। सो 16 इंटू 2 32 प्लस 3.78 इंटू 28, ये आ जाएगा 137.84। नाउ हमारे पास कितना एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, वो है इसके इक्वल, ए के इक्वल है। हमारे पास ऑक्सीजन कितना लिया है, हमने ए लिया है। सो ये हो जाएगा 137.84 बाई 4 इंटू 4n प्लस m। सो इसको सिंप्लीफाइड कर देंगे, 4 बाई 137.84 किसके इक्वल हो जाएगा, 0.0291। सो फ्यूल टू एयर रेशियो आ जाएगा 0.0291 इंटू 12n प्लस m बाई 4n प्लस m। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Next question. Consider the frame shown in figure under the loading of 100 kilonewton meter couples at joint B and G. Considering only the effects of fluxural deformation, which statement is true? यहाँ पे स्टेटमेंट देखिए किस किस के बारे में है, एक्सियल फोर्स, शेयर फोर्स, रोटेशन और बेंडिंग मोमेंट के बारे में स्टेटमेंट है। सो ये सब हमको फाइंड करना पड़ेगा। नाउ आप देख सकते हैं बाय ऑब्जर्वेशन कि एक ये सिमेट्रिकल बीम है। सिमेट्रिकल बीम हम इसलिए देख रहे हैं ताकि आप इसको ईजिली सॉल्व कर पाएँ। यहाँ पे मूवमेंट सेम है, मेंबर भी यहाँ पे सिमेट्रिकल है, मटेरियल भी सिमेट्री है। और यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ से सिमेट्री कंसिडर करेंगे सो CD में कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। सो यहाँ पे शियर फोर्स 0 हो जाएगा। सो डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ से शियर फोर्स इज 0 इन मेंबर CD। नाउ और सेकेंड हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे कोई भी रोटेशन नहीं है जॉइंट C में क्योंकि ये फिक्स्ड है। सो ऑप्शन बी एंड सी करेक्ट ऑप्शन है। और ए ऑप्शन में क्या बोल रहा है, एक्सियल फोर्स इन 0 इन मेंबर CD। यहाँ पे देखो शेयर फोर्स नहीं है, सो यहाँ पे एक्सियल फोर्स एक्ट करेगा, कुछ ना कुछ तो फोर्स यहाँ एक्सियली एक्ट करेगा। सो ये ऑप्शन गलत हो गया। सो बी सी सही है। नाउ बेंडिंग मोमेंट के बारे में पूछा है। सो बेंडिंग मोमेंट फाइंड करने के लिए हमको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फाइंड करना पड़ेगा। सो अगर हम जॉइंट बी लेते हैं यहाँ पे, सो ये आपका मेंबर हो जाएगा BA और BC। सो स्टिफनेस हम इसकी फाइंड करेंगे, ये किसके इक्वल होगा, फिक्स्ड एंड के लिए 4EI बाई L। I यहाँ पे 2EI है, सो ये हो जाएगा 4 बाई 3EI। BC के लिए क्या हो जाएगा, फिक्स्ड है ये भी 4EI बाई L। EI यहाँ पे 4 टाइम्स है, सो ये हो जाएगा 2EI। टोटल स्टिफनेस दिस प्लस दिस 4 बाई 3 प्लस 2 10 बाई 3EI। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर किसके इक्वल होगा, स्टिफनेस बाय टोटल स्टिफनेस, ये हो जाएगा 2 बाई 5 और इसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आ जाएगा 3 बाई 5। नाउ मूवमेंट एट BA मेंबर में किसके इक्वल होगा, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर BA मेंबर का और जो मूवमेंट एक्ट कर रहा है। सो BA में डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 2 बाई 5 है, मूवमेंट कितना है 100 किलो न्यूटन, सो ये हो जाएगा 40 किलो न्यूटन मीटर। BC मेंबर में मूवमेंट किसके इक्वल होगा, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर BC का और जो मूवमेंट है। सो BC का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 3 बाई 5 है, ये हो जाएगा 3 बाई 5 इंटू 100, ये आ जाएगा 60 किलो न्यूटन। अब इस मेंबर में 60 किलो न्यूटन जो एक्ट करेगा वो इधर और इधर दोनों साइड में एक्ट करेगा। सो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 30। सो जो बेंडिंग मूवमेंट है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 30 किलो न्यूटन मीटर के, विच इज़ लेस देन 50 किलो न्यूटन मीटर। डी ऑप्शन में क्या गिवन है, जो बेंडिंग मूवमेंट का मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा है 50 किलो न्यूटन मीटर से। सो ये ऑप्शन गलत हो गया। सो ऑप्शन बी एंड सी आर द करेक्ट आंसर। Next question. Consider the beam section shown in figure with y indicating the depth of neutral axis. The section is only subjected to an increasing bending moment. It is given that y equals to 18.75 mm when the section has not yielded at top and bottom fibers. Further, y decreases to 5 mm when the entire section has yielded. The shape factor for the section is dash. हमको shape factor इस T section beam का पूछा है। ये neutral axis है, आपको ये डायमेंशंस T सेक्शन के गिवन है। ये 60 mm है, ये 5 mm है और ये 60 हाइट है और ये जो विड्थ है वो 5 mm है। सो शेप फैक्टर किसके इक्वल होता है, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस बाय इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस। सो सबसे पहले हम प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस फाइंड कर लेते हैं। सो ये किसके इक्वल हो जाएगा, A/2 इंटू YC प्लस YT
y जो डिस्टेंस है एट कंप्रेशन में प्लस y डिस्टेंस है टेंशन साइड में। सो ये आपका हो गया प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस हो गई। सो यहाँ से जो आपका YC होगा सेंट्रॉइड ऑफ कंप्रेशन साइड वो इसका हाफ होगा। सो ये हो जाएगा 2.5 mm और जो YT है वो इसका हाफ हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 mm। सो एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ के। सो 2 टाइम्स ऑफ 60 इंटू 5/2 इंटू 2.5 प्लस 30, 2.5 प्लस 30। सो ये आ जाएगा 9750 mm3। नाउ इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस किसके इक्वल होता है, ZE इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस बाय Ymax, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। सो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम फाइंड कर लेंगे अबाउट न्यूट्रल एक्सिस टी बीम का, किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो गया आपका सेंट्रॉइड इस पोर्शन का और इसका पोर्शन का सेंट्रॉइड आ गया यहाँ पे। सो BD3/12 रेक्टेंगल के लिए क्या होता है, BD3/12। यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो। सो ये हो जाएगा 60 इंटू 5³/12 प्लस 60 इंटू 5 इंटू 16.25 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी BD3/12 लगा दो। ये हो जाएगा 5 इंटू 60³/12 प्लस 5 इंटू 60 इंटू 16 प्लस 25 का स्क्वायर। सो यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस आ जाएगा 249,062.5 mm⁴ Ymax जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो किसके इक्वल हो जाएगा 46.25 के। ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है, इसको आप पुट कर दो। सो ये आ जाएगा इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस इक्वल्स टू 5385.135 mm3। नाउ शेप फैक्टर किसके इक्वल होता है, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस बाय इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस। सो ये हो जाएगा 9750/5385.135। सो इसकी वैल्यू फाइंड कर लो, ये आ जाएगा 1.81। सो शेप फैक्टर आ जाएगा 1.81। सो दिस इज द करेक्ट आंसर 1.81। सो गेट ने जो रेंज दी है वो है 1.8 to 1.82। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सरफेस ओवरफ्लो रेट SOR इन अ रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक इज 45 m³ per meter square per day. Minimum diameters of spherical inorganic and organic particles expected to be completely removed in this tank are calculated. Assume that Stokes' law is applicable. Which option are correct? Specific gravity of inorganic particles is 2.65. Specific gravity of organic particles is 1.2. Acceleration due to gravity G is 9.81 meter per second square. Kinematic viscosity is 1 × 10⁻⁻6 meter square per second. हमारे को ऑप्शंस दिया है मिनिमम डायमीटर इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स का और ऑर्गेनिक पार्टिकल्स का। सो ये हम फाइंड करेंगे, उसके बाद ही हम बता पाएंगे कौन सा ऑप्शन सही है। सो गिवन डेटा को हम यूटिलाइज करेंगे। सरफेस ओवरफ्लो रेट 45 है। सो इसको कन्वर्ट कर दो मीटर पर सेकेंड में, ये आ जाएगा 45/86400 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया आपका सरफेस ओवरफ्लो रेट। काइनेमेटिक विस्कोसिटी गिवन है हमारे पास 1 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। जी गिवन है। हमको स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग सेटलिंग वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है, G/18 μ × GS-1 × D का स्क्वायर। यहाँ पे इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स के लिए वैल्यू पुट कर दो, मीन्स जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स की क्या गिवन है 2.65। सो 2.65 जब आप पुट करेंगे सो यहाँ पे एक इक्वेशन आ जाएगी 45/86400 इक्वल्स टू 9.81/18 × 1 × 10⁻⁻6 × 2.65 - 1 × D इनऑर्गेनिक का स्क्वायर। सो यहाँ से D आ जाएगा आपका डायमीटर 2.4 × 10⁻5 मीटर। माइक्रोमीटर में हो जाएगा 24 माइक्रोमीटर इंटू 10⁻6 हो गया। सो ये आ गया 24 माइक्रोमीटर। जब हम ऑर्गेनिक पार्टिकल्स का हमको फाइंड करना होगा सो हम स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑर्गेनिक पार्टिकल की लेंगे जो कि गिवन है 1.2। सो इक्वेशन हो जाएगी 45/86400 इक्वल्स टू 9.81/18 × 1 × 10⁻6 × 1.2 - 1 × D स्क्वायर। सो यहाँ से जो डायमीटर है ऑर्गेनिक पार्टिकल का आ जाएगा 6.9 × 10⁻5 मीटर। माइक्रोमीटर में इसको 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर दो। सो ये हो जाएगा 69 माइक्रोमीटर। सो देख लीजिए किस ऑप्शन में ये गिवन है 24 और 69 इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए। सो ऑप्शन A एंड B आर द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ब्रैकेट n - √n² + n इज। हमको लिमिट की वैल्यू पूछा है।
सो हम यहाँ पे लिमिट्स की वैल्यू पुट करेंगे. सो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी. सो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया. सो इसको हम रैशनलाइज कर देंगे. रैशनलाइज कैसे करते हैं, साइन चेंज करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे. सो ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n माइनस रूट ओवर एन स्क्वायर प्लस एन इंटू n प्लस रूट ओवर एन स्क्वायर प्लस एन बाय n प्लस रूट ओवर एन स्क्वायर प्लस एन. ये हो गया a माइनस बी ए प्लस बी. सो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n स्क्वायर माइनस रूट हट जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो. सो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n. यहाँ पे आ जाएगा डिनोमिनेटर में n प्लस रूट ओवर n स्क्वायर प्लस n. सो n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो गया. सो ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस n बाय n को कॉमन ले लेंगे. सो यहाँ से जब n कॉमन लेंगे तो कैसे होगा, यहाँ पे अंदर हमको n स्क्वायर कॉमन लेना पड़ेगा इंटू 1 प्लस n बाय n स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसको. सो ये हो जाएगा n कॉमन हो जाएगा यहाँ, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय n. सो इन्फिनिटी की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे. 1 बाय इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है, 0 के. सो माइनस 1 बाय 1 प्लस 1 2. सो माइनस 1 बाय 2 इक्वल्स टू माइनस 0.5. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, if y double dash plus 0.8 y dash plus 0.16 y equals to 0, y 0 equals to 3, y dash 0 equals to 4.5, then y at 1 is dash. हमारे को y की वैल्यू एट 1 में पूछा है. सो इसमें y डबल डैश किसके इक्वल है, d2y बाई dx2 और y डैश किसके इक्वल है, dy बाई dx. सो ऑक्सिलरी इक्वेशन किसके इक्वल हो जाएगी, m स्क्वायर प्लस 0.8m प्लस 0.16 के. सो यहाँ से रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या हो जाएंगे, माइनस 0.4 माइनस 0.4. नाउ सॉल्यूशन किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे 0 है. सो CF के इक्वल हो जाएगा. PI तो यहाँ कुछ नहीं है. सो जो सॉल्यूशन है वो CF प्लस PI होता है. सो यहाँ पे PI 0 है. सो CF के इक्वल हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर. सो जब रूट्स इक्वल हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर किसके इक्वल होता है, C1 प्लस C2x इंटू ई टू द पावर माइनस mx माइनस 0.4x. सो फर्स्ट कंडीशन क्या गिवन है, x 0 में y 3 है. सो यहाँ से C1 आ जाएगा जब x को 0 पुट करेंगे और y को 3. सो C1 3 आएगा. नाउ y डैश हम फाइंड करेंगे क्योंकि हमारे पास ये भी बाउंड्री कंडीशन गिवन है. सो y डैश किसके इक्वल हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन. सो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन. नाउ अब जब x 0 है तो y डैश 4.5 है. सो 4.5 आप यहाँ पुट कर दो और x को 0 पुट कर दो. ये हो जाएगा C1 इंटू माइनस 0.4 प्लस C2. सो यहाँ से C2 की वैल्यू आ जाएगी 5.7. नाउ C1 आ गया, C2 आ गया, इस इक्वेशन में पुट कर दो. y इक्वल्स टू 3 प्लस 5.7x ई टू द पावर माइनस 0.4x. अब हमारे को x 1 है तो y की वैल्यू पूछा है. x 1 में y क्या होगा, सो x को 1 पुट कर दो. सो यहाँ आ जाएगा y इक्वल्स टू 3 प्लस 5.7 ई टू द पावर माइनस 0.4. सो ये हो जाएगा 5.831. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द सीरीज 1 बाय 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 3 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 4 फैक्टोरियल क्या होगा. सो हमको पता है ई टू पर x किसके इक्वल होता है, 1 प्लस x बाय 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू इन्फिनिटी. सो जब हम x को 1 पुट करेंगे सो क्या हो जाएगा, ई टू पर 1 इक्वल्स टू 1 प्लस 1 बाय 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 3 फैक्टोरियल. नाउ हमारे पास ये टर्म गिवन है क्वेश्चन में. सो ये किसके इक्वल हो जाएगा, e माइनस 1 के. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, x is a random variable that can take any one of the values 0, 1, 7, 11, 12. The probability mass function for x is, probability x 0 में 0.4 है, x 1 है तो 0.3 है, x 7 है तो 0.1 है, x 11 है तो 0.2 है, x 12 है तो 0.1 है. हमको वेरिएंस ऑफ x पूछा है. सो वेरिएंस किसके इक्वल होता है, एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड x का होल स्क्वायर. सो एक्सपेक्टेड x किसके इक्वल होता है, समेशन ऑफ x इंटू पी एक्स के. नाउ ये डिस्क्रीट फंक्शन है. सो इसका हम मल्टीप्लाई करके समेशन फाइंड करेंगे. सो सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं. 0, 1, 7, 11 में प्रोबेबिलिटी x की वैल्यू क्या है, 0.4, 0.3, 0.1, 0.2 और 0.1. सो अब इसको हम मल्टीप्लाई करके सम कर देंगे.
सो ये हो जाएगा 0 इंटू 0.4 प्लस 1 इंटू 0.3 प्लस 7 इंटू 0.1 प्लस 11 इंटू 0.2 प्लस 12 इंटू 0.1। सो ये आ जाएगा 3.3। नाउ एक्सपेक्टेड एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होगा? समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स। एक्स का स्क्वायर कर दो, उसको p से मल्टीप्लाई कर दो। सो एक्स स्क्वायर 0 स्क्वायर इंटू 0.4 प्लस 1 स्क्वायर इंटू 0.3 प्लस 7 स्क्वायर इंटू 0.1 प्लस 11 स्क्वायर इंटू 0.2 प्लस 12 स्क्वायर इंटू 0.1। सो यहाँ से एक्सपेक्टेड एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 31.7। अब ये दोनों टर्म हमारे पास आ गया, इसको यहाँ पुट कर दो। सो वेरिएंस आ जाएगा, वेरिएंस इक्वल्स टू 31.7 माइनस 3.3 का होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 20.81। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी गिवन है। फॉर ax इक्वल्स टू बी टू बी सॉल्वेबल, अगर ax इक्वल्स टू बी सॉल्वेबल है सो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी? सो कभी भी सॉल्वेबल मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। सो सॉल्यूशन जब भी एग्जिस्ट करता है सो हमारे पास रैंक ऑफ ए ऑगमेंट बी रैंक ऑफ ए के इक्वल होना चाहिए। सो यहाँ पे रैंक ऑफ ए ऑगमेंट बी लिखने के लिए पहले हम रैंक ए लिखेंगे, फिर ऑगमेंट करके बी लिखेंगे। फिर अब हमको रैंक ऑफ ए भी फाइंड करना पड़ेगा, तभी हम इसको इक्वल करेंगे। सो यहाँ पे रैंक ऑफ ए को हम 0 करने की कोशिश करेंगे, लास्ट रो को सबसे पहले। सो ये कैसे होगा? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जब हम करेंगे सो रो 2 इक्वल्स टू रो 2 माइनस रो 1 और रो 3 में रो 3 प्लस 2 रो 1। सो ये आ जाएगा हमारे पास 1 1 b1 0 2 b2 माइनस b1। ये आ जाएगा -2 + 2 0 -1 b3 प्लस 2b1। नाउ फिर अब हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। सो ये क्या हो जाएगा? रो 3 में हम करेंगे इसको 0 करने के लिए। सो ये हो जाएगा 1 1 b1 0 2 b2 माइनस b1 0 0 3b1 प्लस b2 प्लस 2b3/2। नाउ रैंक ऑफ ए क्या है? नॉन जीरो रो यहाँ पे 2 है, सो रैंक ऑफ ए 2 है। अब इसका भी रैंक हमको 2 करना पड़ेगा क्योंकि रैंक ऑफ ए ऑगमेंट बी के इक्वल होता है जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। सो ये टर्म को 0 कर दो। सो ये इसको हम 0 करेंगे तो 3b1 प्लस b2 प्लस 2b3 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ hx इक्वल्स टू -x³ प्लस 2x स्क्वायर इन ब्रैकेट -1 to 1.5 इज डैश। सबसे पहले हमको मैक्सिमम फाइंड करना रहता है तो हम क्या करते हैं? उस फंक्शन का सिंगल डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर उस पॉइंट में हम वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ पे इंटरवल गिवन है तो इस पॉइंट में भी हम फाइंड करेंगे, फिर हम मैक्सिमम वैल्यू को लिखना है यहाँ पे। सो सबसे पहले h' को हम 0 करेंगे। सो ये हो जाएगा -3x² प्लस 4x इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से x के क्या रूट्स आ जाएंगे? 0 और 4/3। नाउ h" किसके इक्वल होगा? इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो, -6x प्लस 4 के। नाउ $x में पहले 0 पुट करो, सो ये आ गया 4, ये प्लस है तो ये क्या हो गया? मिनिमम वैल्यू। सो मिनिमम एट x इक्वल्स टू 0। नाउ 4/3 पुट कर दो, सो ये आ जाएगा -4। मैक्सिमम माइनस है तो मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा 4/3 में। नाउ जो इंटरवल गिवन है -1 और 1.5 इसमें भी, और जो हमारे पास रूट्स आए हैं 0 और 4/3 इसमें भी f(x) की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो f(x) आ जाएगा -1 में 3 और 0 में 0 और 4/3 में 1.185 और 1.5 में 1.125। सो इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई? आप इसको इसमें भी ड्रॉ कर सकते हैं। सो मैक्सिमम वैल्यू 3 है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ hx जो है इस इंटरवल में वो 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वन वे सिंगल लेन रोड हैज ट्रैफिक कंसिस्टिंग ऑफ 30% ट्रक्स and 70% cars. The speed of the trucks follows a uniform random variable URV over the range 30,60 kmph, while speed of the car follows a uniformly random variable over the range 40,80 kmph. If the speed limit of the road is 50 kmph, what percent of vehicles exceed the speed limit? Round the final answer to 1 decimal place. So हमारे पास given है uniform random variable. इस रेंज में ट्रक है, इस रेंज में कार है, और ट्रक्स हमारे पास 30% है, कार हो गई 70% की कार्स हैं। ट्रक की रेंज है 30,60, कार की रेंज है 40,80। सो जब भी यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल होता है सो उसका फंक्शन किसके इक्वल होता है? 1/,
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो ये हो जाएगा 1 बाय अपर लिमिट 60, लोअर लिमिट 30, ये हो जाएगा 1 बाय 30। नाउ कार की जब हम इक्वेशन लिखेंगे Fy इक्वल्स टू 1 बाय अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 80 माइनस 40, Fy हो जाएगा 1 बाय 40। नाउ यहाँ पे हमारे पूछा है परसेंटेज ऑफ व्हीकल जो स्पीड लिमिट को एग्जीड करेंगी, मतलब 50 kmph को एग्जीड करेंगी। पहले तो हम ट्रक निकालेंगे जो एग्जीड करेंगी इस स्पीड लिमिट को, फिर हम कार निकालेंगे जो इस स्पीड लिमिट को एग्जीड करेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे। सो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रक एक्सीडिंग द लिमिट x बिलोंग्स टू 50 to 60, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन a to b 50 to 60 fx dx 1 by 30 dx, ये हो जाएगा 1 by 30 x यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो ये हो जाएगा 60 माइनस 50, ये हो जाएगा 1 by 3। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ कार एक्सीडिंग द लिमिट y बिलोंग्स टू 50 to 80, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 50 to 80 fy dy, ये हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय 40, ये हो जाएगा 3 by 4, ये हो जाएगा 0.75। नाउ परसेंटेज ऑफ व्हीकल एक्सीड द लिमिट, सो जो हमारे पास ट्रक है कितने हिस्से की हैं 1 by 3, और टोटल ट्रक कितनी है हमारे पास 30% की ट्रक्स हैं, ये हो जाएगा 1 by 3 इंटू 30%, प्लस हमारे पास कार कितनी है 3 by 4, और परसेंटेज ऑफ कार कितने हैं 70, सो ये हो जाएगा 3 by 4 ऑफ 70%, सो इसको प्लस कर देंगे, दिस विल कम आउट टू बी 62.5%, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास क्वाड्रेंटल बियरिंग गिवन है नॉर्थ 30 डिग्री वेस्ट, हमको होल सर्कल बियरिंग पूछा है, सो होल सर्कल बियरिंग में हम नॉर्थ से लेते हैं। सो यहाँ पे देखिए नॉर्थ 30 वेस्ट, ये हो गया 30 डिग्री, सो होल सर्कल बियरिंग में हमको नॉर्थ से लेना है। टोटल कितना होता है सर्कल का डिग्री 360 माइनस 30 डिग्री, ये हो जाएगा 360 माइनस 30 330 डिग्री, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर कर्वेचर करेक्शन, a 1 by d स्क्वायर, b d, c d to the power 1 by 2, d d स्क्वायर। सो कर्वेचर करेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है सी सी इक्वल्स टू माइनस 0.0785 डी स्क्वायर। सो यहाँ आप देख सकते हैं कर्वेचर करेक्शन डी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड रिटर्न पीरियड गिवन, डिजाइन लाइफ 25 ईयर्स है, रिस्क 5% गिवन है। रिटर्न पीरियड टी से हम डिनोट करते हैं इसको, रिस्क का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस क्यू टू द पावर n, और Q किसके इक्वल होता है 1 माइनस पी के, और प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होता है 1 बाई टी के, 1 बाय रिटर्न पीरियड। सो यहाँ पे हम इसको पुट कर दो 1 माइनस ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाई टी होल टू द पावर n इक्वल्स टू 1 माइनस ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाई टी होल टू द पावर n। सो यहाँ पे आप जब वैल्यू पुट करेंगे रिस्क को भी पुट कर दें, 5% हमारे पास गिवन है, सो ये किसके इक्वल हो जाएगा 0.05 के। सो यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी 488 डेज, so this is the correct answer। next question, which is the correct answer at question mark, हमारे पूछा है यहाँ पे कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया है, यहाँ पे ये 90 डिग्री है, यहाँ पे ये शेडेड पोर्शन है, यहाँ पे ये कौन सा एंगल बन रहा है 135 बन रहा है, यहाँ पे 180 बन रहा है। सो नेक्स्ट क्या बनेगा 225 किस किस में है, एक ए में एक सी में, ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं। नाउ अब शेडिंग हमारा यहाँ होगा कि यहाँ होगा, देखिए जिस तरीके से हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं सो शेडिंग भी हमारी क्लॉकवाइज जा रही है, सो यहाँ पे जब हम क्लॉकवाइज जाएंगे तो शेडिंग भी ऐसे होगी, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज देयर एनी गुड शो डैश टेलीविजन टुनाइट, ए इन, बी एट, सी ऑन, डी विद इन। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऑन। इसमें पूछा है कि देयर इज एनी गुड शो मीन्स आज कोई गुड शो है क्या टेलीविजन में, सो टेलीविजन में, सो हम यहाँ यूज करेंगे ऑन, so C is the correct answer। Next question, a ration can be employed for which one of the following, A iron, B manganese, C zinc, D cadmium। यहाँ जिंक है, सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अरेशन एक प्रोसेस होता है जिसको हम एम्प्लॉय करते हैं इनका रिमूवल के लिए, आयरन और मैंगनीज के, सो ऑप्शन ए एंड बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग फैकल्टेटिव बॉन्ड्स, A pH is lower during daytime than night time, B pH is lower during night time than daytime, C dissolved oxygen is lower during night time, D dissolved oxygen is lower during day। सो फैकल्टेटिव बॉन्ड्स में क्या होता है, दिन के टाइम फोटोसिंथेसिस होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सो डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है वो रात के टाइम कम हो जाएगा, और जो pH है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा नाइट टाइम में। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एंड सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स यहाँ पे पूछा है हाईली कंप्रेसिव इनऑर्गेनिक क्ले है, क्लासीफाई द सॉइल। हमारे को एक्स पूछा है कौन सा सॉइल है। सो ए लाइन के ऊपर क्या होता है, क्ले होता है ना। यहाँ पे क्या होता है, हाई कंप्रेसिबिलिटी होता है, यहाँ लो मीडियम हाई, सो ये हो जाएगा सी एच। सो यहाँ पे एक्स जो है वो सी एच है, क्ले ऑफ हाई कंप्रेसिबिलिटी सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहित goes to a restaurant for lunch at about 1 p.m. When he enters the restaurant, he notices that the hour and minutes hands on the clock wall are exactly coinciding. After about an hour, when he leaves the restaurant, he notices that the clock hands are again coinciding. How much time in minutes did Rohit spend at the restaurant? So हमको पूछा है कि रोहित कितना समय रेस्टोरेंट में रहता है। ये 1 PM में एंटर करता है और वहां पे आवर और मिनट हैंड कोइंसाइड करती हैं। फिर जब वो 1 घंटे के बाद बाहर जाता है, फिर आवर और मिनट हैंड कोइंसाइड करती हैं। ठीक, सो क्लॉक का एक कंसेप्ट है हमारे पास कोइंसाइडिंग का। सो 12 घंटे में क्या होता है, जो क्लॉक कोइंसाइड करते हैं वो 11 टाइम्स करते हैं। आपने देखा होगा घड़ी में। सो 24 आवर में ये 22 टाइम्स कोइंसाइड करते हैं। सो फॉर कोइंसाइडिंग वी नो दैट क्लॉक कोइंसाइड बाय 12/11 फ्रैक्शन होता है ये इनटू एक्स मिनट। जितने मिनट में हमको देखना है कि क्लॉक कोइंसाइड कर रहे हैं। यहाँ पे हमको पता है रोहित 1 घंटे तक रेस्टोरेंट में था। सो 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट। सो रोहित वॉज देयर फॉर 1 आवर विच मीन्स 60 मिनट। सो यहाँ पुट कर दो, टोटल टाइम रोहित स्पेंड इन रेस्टोरेंट इज इक्वल्स टू 12/11 इंटू 60। ये हो जाएगा 720/11। सो जो टाइम है रोहित ने रेस्टोरेंट में स्पेंड किया, इसको फ्रैक्शन में ऑप्शंस हैं तो फ्रैक्शन में लिख दो, ये आ जाएगा 65 5/11। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। If the weights retained on the 2.36 mm, 1.18 mm, 600 micrometer and 300 micrometer sieves are 30%, 35%, 15% and 20% respectively of the total weight of an aggregate sample, then the finest modulus of the sample is rounded off to 2 decimal places. This is a 1 mark question. हमको फाइनेस्ट मॉडुलस पूछा है। फाइनेस्ट मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ क्यूमुलेटिव परसेंट रिटेन्ड बाय 100, राइट। आपको यहाँ पे सीव गिवन है। बेसिकली जो फाइन एग्रीगेट होता है उसमें 6 सीव्स होते हैं, ठीक, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। यहाँ पे 4.75 नहीं गिवन है और 150 माइक्रोमीटर नहीं गिवन है। सो इसको हम 0 ले लेंगे ना। इसकी वैल्यूज गिवन है हमारे पास, इतना परसेंटेज रिटेन्ड हो रहा है। सो 30%, 35%, 15% एंड 20% रिस्पेक्टिवली, ठीक। सो क्यूमुलेटिव हमको निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट टेबल किसका होगा, परसेंटेज क्यूमुलेटिव रिटेन्ड। सो फर्स्ट 0 हो जाएगा, सेकेंड 30 हो जाएगा। फिर क्यूमुलेटिव में हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट टर्म आता है उसको सेकेंड टर्म से ऐड करते हैं। 30 + 35 65, 65 + 15 80, 80 + 20 100, 100 + 0 100, ठीक। यहाँ से हम सम फाइंड करेंगे, इसका सम कितना आएगा। सो ये हो जाएगा 375। नाउ फाइनेस्ट मॉडुलस किसके इक्वल हो जाएगा, सम ऑफ क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेन्ड बाय 100। सो 375/100 क्या हो जाएगा, 3.75। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3.75। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। ये 2 मार्क का क्वेश्चन है और ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का डिटेल्ड वीडियो डाला है, उसमें मैंने पूरा ये सब टॉपिक कवर किया था। सो फर्स्ट है, डमी एक्टिविटी विल कंज्यूम टाइम एंड रिसोर्सेज। सो जो डमी एक्टिविटी होती है वो टाइम और रिसोर्स को कंज्यूम नहीं करती है। सो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट, द प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक PERT इज बेस्ट सूटेड फॉर प्रोजेक्ट विथ लार्ज अनसर्टेनिटीज इन द ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटीज। सो जो PERT होता है वो अनसर्टेनिटी से रिलेटेड होता है क्योंकि ये प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच है। सो ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। Now, a Gantt chart is commonly used for identifying the critical path of activities in a project. So, Gantt chart critical path से related है ही नहीं, so ये भी गलत आंसर हो गया। Next, free float is the amount of time by which the start of an activity can be delayed without causing delay in the start of the following activity. So, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्री फ्लोट का मतलब यही होता है, वो अमाउंट ऑफ टाइम होता है, एक्स्ट्रा टाइम, जिसमें हम एक्टिविटी को डिले कर सकते हैं बिना उसके सक्सेसर एक्टिविटी को डिले किए। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी एंड डी। In the leveling between 2 points A and B on the opposite bank of a river, the readings are taken by setting the instrument both at A and B as shown in the table. If the RL of A is 150 meter, the RL of B in meter is rounded off to 3 decimal places. ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। सो यहाँ पे लेवलिंग 2 पॉइंट के बीच में है जो कि अपोजिट साइड में है, तो ये किसका क्वेश्चन हो गया, रेसिप्रोकल लेवलिंग का।
रेसिप्रोकल रेवरिंग में हमारा एक फॉर्मूला है डेल्टा एच, उसको हम कैसे लिखते हैं, A1 माइनस B1 प्लस A2 माइनस B2 बाई 2 हो जाएगा। इसको अगर आप A1 ले लें, इसको A2 ले लें, इसको B1 ले लें, इसको B2 ले लें, सो ये क्या हो जाएगा, A1 माइनस B1 प्लस A2 माइनस B2 बाई 2 हो जाएगा। सो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0.475। सो RL ऑफ B किसके इक्वल हो जाएगा, RL ऑफ A प्लस जो हमारा चेंज इन एलिवेशन है, सो ये 150 प्लस 0.475, सो ये हो जाएगा 150.475 मीटर। सो इसका करेक्ट आंसर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोड A and road B are joined by a circular horizontal curve of radius 200 meter as shown in the figure. Road A and road B are tangential to the curve at the point C and D respectively. ये रोड A है और ये B है, ये टेंजेंशियल है C और D पॉइंट में। Had the curve not been there, straight roads A and B would have meet at the point E. अगर ये कर्व नहीं होता तो ये रोड कहाँ मीट होते, E में। The distance from C to E is 92 मीटर, ये C to E आपके पास गिवन है 92 मीटर। The value of the angle theta in degrees is dash. So ये हमारे को थीटा एंगल पूछा है, राइट। सो हमारे को पता है टेंजेंट जो लेंथ होती है, मीन्स ये जो लेंथ होती है C से E तक, ये किसके इक्वल हो जाती है, r tan थीटा बाई 2, जहाँ पे CE आपको गिवन है 92 मीटर, ये टेंजेंट लेंथ। सो ये हो जाएगा 92 इज इक्वल्स टू r, रेडियस क्या गिवन है 200 मीटर, सो 200 इंटू tan थीटा बाई 2। सो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी 49.4 डिग्री। सो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिफ्लेक्शन एंगल इन द कंटेक्स्ट ऑफ टेस्टिंग बिटुमेन विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। 1 मार्क क्वेश्चन। A, the depth of penetration of needle in the standard penetration test is measured in units of 1/10 of a millimeter. So ये करेक्ट आंसर है। ठीक, जो हम पेनिट्रेशन की डेप्थ होती है वो 1/10 mm से मेजर करते हैं, ये मैंने आपको हाईवे के रिवीजन में बताया था। नेक्स्ट, सॉफ्टनिंग पॉइंट इज मेजर्ड यूजिंग रिंग एंड बॉल अपैरेटस। सो सॉफ्टनिंग पॉइंट हम इस टेस्ट से डिटरमाइन करते हैं, ये भी सही है। सॉफ्टनिंग पॉइंट इज मेजर्ड इन द यूनिट्स ऑफ टाइम। जो सॉफ्टनिंग पॉइंट होता है ये टेम्परेचर होता है, सो इसकी जो यूनिट है वो टाइम नहीं है, सो ये गलत ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट, डक्टिलिटी इज मेजर्ड इन द यूनिट्स ऑफ लेंथ। सो डक्टिलिटी लेंथ होता है जिसमें हम बिटुमेन को स्ट्रेच कर सकते हैं, सो ये करेक्ट आंसर है। सो ये ऑप्शन सही है। हमको पूछा है कौन सा ऑप्शन गलत है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सॉफ्टनिंग पॉइंट को हम टेम्परेचर में मेजर करते हैं, ना कि टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। दिस इज 1 मार्क क्वेश्चन। हमको इसमें पूछा है कौन सा ऑप्शन गलत है। पहला, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अ कॉन्क्रीट टेस्ट स्पेसिमेन कैन वैरी डिपेंडिंग ऑन इट्स शेप एंड साइज। जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है कॉन्क्रीट के स्पेसिमेन की, वो डिपेंड करती है शेप और साइज में, सो ये करेक्ट आंसर है। सो हमको पूछा है फॉल्स स्टेटमेंट। सेकेंड, एयर ड्राइड एंड सैचुरेटेड टेस्ट स्पेसिमेन शो द सेम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फॉर कॉन्क्रीट। सो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, सो इसका करेक्ट आंसर बी है। क्यों? क्योंकि जो एयर ड्राइड सैंपल होता है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम होती है एज कंपेयर टू सैचुरेटेड टेस्ट स्पेसिमेन की। सो जो इनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, पॉइंट में क्या बोला है, सेम होती है, सो वो सेम नहीं होती है। नेक्स्ट, क्यूरिंग कंडीशंस सच एज टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैन इन्फ्लुएंस द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट। हाँ, ये इफेक्ट करती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को। अगर क्यूरिंग अच्छे से होगी तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अच्छी होगी। नेक्स्ट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन द वाटर टू बाइंडर रेशियो यूज्ड इन द कॉन्क्रीट मिक्सचर। सो जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो किस पे डिपेंड करती है, वाटर टू बाइंडर, वाटर सीमेंट रेशियो पे डिपेंड करती है। सो ये भी सही पॉइंट है। सो गलत पॉइंट यहाँ पे क्या है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर अ रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट बीम सेक्शन ऑफ 300 mm width and 700 mm depth. The beam is reinforced with the tension steel of 2000 mm square area at an effective cover of 50 mm. Concrete in the tension zone is assumed to be cracked. Assume the modular ratio of 12 and Young's modulus of 200 gigapascal for steel. When the extreme fiber in the compression undergoes a strain of 0.0004 due to the applied bending moment, the stress in the steel in megapascal is dash. Rounded off to nearest integer. This is 2 mark question. Now यहाँ पे हमारे को मॉड्यूलर रेशियो दिया है, सो ये WSM हो गया, वर्किंग स्ट्रेस मेथड हो गया। सो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में क्या होता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन लीनियर होते हैं। यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या है, स्ट्रेन इन द कॉन्क्रीट गिवन है। देखो कंप्रेशन जोन का स्ट्रेन क्या है, 0.0004 है। हमको पूछा क्या है, स्ट्रेस पूछा है स्टील में, मीन्स FST पूछा है। नाउ मॉड्यूलर रेशियो 12 गिवन है, एरिया ऑफ स्टील गिवन है 2000 mm स्क्वायर। अब हम स्ट्रेन का ग्राफ बनाएंगे। सो स्ट्रेन जो एक्सट्रीम फाइबर में है
कंक्रीट साइड में वो क्या है, कंप्रेशन साइड में 0.0004। सो ये हो गया EC। नाउ EST हमको अभी पता नहीं है। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस XA है, सो ये किसके इक्वल हो जाएगा, D माइनस XA के। नाउ सिमिलर ट्राइंगल से ये क्या हो जाएगा, EST बाय EC इज इक्वल्स टू D माइनस XA बाय XA हो जाएगा। सो यहाँ से EST की वैल्यू आ जाएगी स्ट्रेन इन द स्टील सेक्शन के साइड में, ये किसके इक्वल हो जाएगा, स्ट्रेन इन कंक्रीट इनटू D बाय XA माइनस 1। अब हमारे को पूछा है स्ट्रेस क्या होगा, स्ट्रेस क्या हो जाएगा, E इंटू स्ट्रेन, E मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इंटू स्ट्रेन ऑफ स्टील। यहाँ पे हमारे को स्ट्रेन ऑफ स्टील फाइंड करना पड़ेगा सबसे पहले वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। B इंटू XA स्क्वायर बाय 2 माइनस M इंटू AST इंटू D माइनस XA इक्वल्स टू 0 होता है। नाउ हमारे पास D गिवन क्या है, 700 है, जिसमें कवर है 50 mm का, तो ये हो जाएगा 650 mm डेप्थ। नाउ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे। B बाय 2 मतलब जो विड्थ है वो 300 है, बाय 2 150 XA स्क्वायर माइनस मॉड्यूलर रेशियो 12 है इंटू AST 2000 इंटू 650 माइनस XA इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई XA की, XA स्क्वायर प्लस 160 XA माइनस 104,000 इक्वल्स टू 0। यहाँ से XA आ जाएगा 252.265 mm। अब डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आ गई हमारे को, सो यहाँ से आप इसको यहाँ पे पुट करेंगे। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्ट्रेन इन स्टील, स्ट्रेन इन स्टील किसके इक्वल हो जाएगा, 0.0004 इंटू 650 बाय 252.265 माइनस 1 हो गया। सो स्ट्रेन इन स्टील किसके इक्वल हो जाएगा, 6.307 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 4। नाउ स्ट्रेन आ गया, स्ट्रेस किसके इक्वल हो जाएगा, स्ट्रेन इंटू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। सो स्ट्रेस इन स्टील किसके इक्वल हो गया, 6.307 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 4 इंटू मॉड्यूलस ऑफ स्टील। गिवन क्या है हमारे पास, देखिए 200 गीगा पास्कल स्टील की गिवन है। अगर हमारे को आंसर मेगा पास्कल में चाहिए, सो मेगा पास्कल में क्या हो जाएगा, ये 200 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3। सो इसको पुट कर दो 200 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3। सो स्ट्रेस इन स्टील किसके इक्वल हो जाएगा, 126.14 मेगा पास्कल। इसको हम 126 मेगा पास्कल भी बोल सकते हैं। हमको राउंडेड ऑफ पूछा नियरेस्ट इंटीजर में, सो ये आ गया 126 मेगा पास्कल। गेट में जो आंसर आया है रिस्पॉन्स शीट के अकॉर्डिंग उन्होंने रेंज 125 टू 127 लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ फ्लोइंग फ्लूइड अ डायमेंशनलेस कॉम्बिनेशन ऑफ वेलोसिटी v, लेंथ स्केल l and acceleration due to gravity g would be, this is 1 mark question, a v square by gl, b vg by l, c gl square by v, d l by v square into g। नाउ डायमेंशनलेस क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया, जिसमें कोई यूनिट नहीं है। सो यूनिट हम फाइंड कर लेंगे सब ऑप्शन से। सो पहला ऑप्शन v स्क्वायर बाय GL, v यानी वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, इसका होल स्क्वायर। g क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू l, l यानी मीटर। सो यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा ये सारे टर्म्स। सो ये 1 आ गया। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Next question, for the Bernoulli's equation to be applicable in a fluid flow condition, which one of the following conditions are satisfied? This is 1 mark question. A, fluid should be frictionless, B, fluid should be incompressible, C, fluid should be steady, D, flow should be rotational. सो बर्नौली इक्वेशन में जो भी हम कंडीशन एज्यूम करते हैं वो क्या है, फ्रिक्शनलेस होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, स्टडी होना चाहिए और इरोटेशनल होना चाहिए। सो ऑप्शन ए, बी एंड सी, 3 options are correct here. Next question, a hydraulic jump is formed in a 5 meter wide rectangular channel which has a horizontal bed and is carrying a discharge of 15 meter cube per second. The depth of water in the upstream jump is 0.5 meter. The power dissipated by the jump is dash in kilowatt. This is 2 mark question. Note, acceleration due to gravity is equals to 9.81 meter per second square. Density of water equals to 1000 kg per meter cube. Kinetic energy correction factor is equals to 1. Now given क्या है हमारे पास, width 5 मीटर, discharge 15 मीटर क्यूब पर सेकेंड, upstream jump 0.5 मीटर गिवन है। So discharge per मीटर स्मॉल क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, 15/5, so 3 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो गया। Now f1 स्क्वायर किसके इक्वल होता है, q स्क्वायर बाय g इंटू y1 का होल क्यूब, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 7.34 के। सो यहाँ से हम y2 की वैल्यू फाइंड कर देंगे, y1/2 इंटू -1 प्लस रूट ओवर 1 + 8 इंटू f1 स्क्वायर। सो y2 इक्वल्स टू
0.5/2 इंटू -1 प्लस √1 प्लस 8 इंटू 7.34. सो y2 आ गया 1.682 मीटर. सो एनर्जी लॉस किसके इक्वल हो जाएगा, y2 माइनस y1 का होल क्यूब बाय 4 टाइम्स ऑफ y1 इंटू y2. सो 1.682 माइनस 0.5 का होल क्यूब बाय 4 इंटू 1.682 इंटू 0.5. सो ये आ जाएगा एनर्जी लॉस 0.49 मीटर. नाउ पावर डेसिपेटेड किसके इक्वल होता है, गामा डब्ल्यू इंटू क्यू इंटू एनर्जी लॉस. सो पावर लॉस किसके इक्वल हो जाएगा, 9.81 इंटू 15 इंटू 0.49 विच इज इक्वल्स टू 72 किलोवाट. सो पावर लॉस इक्वल्स टू 72 किलोवाट. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. Next question. A 5 meter wide rectangular channel carries a discharge of 10 meter cube per second at a depth of 1.5 meter under uniform flow. To produce critical flow conditions without affecting the upstream condition, the channel bottom elevation would be raised in meter by dash rounded off to 2 decimal places. Assume that there is no loss of head at the raise. Kinetic energy correction factor is 1 and acceleration due to gravity is 9.81 meter per second square. दिस इज आस्क्ड फॉर 2 मार्क क्वेश्चन. सो यहाँ पे अल्फा काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर 1 गिवन है. सो आपका क्रिटिकल डेप्थ किसके इक्वल हो जाएगा, q² g होल टू द पावर 1/3, जहाँ पे स्मॉल q किसके इक्वल है, डिस्चार्ज बाय विड्थ के. नाउ डिस्चार्ज कितना गिवन है, 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड. विड्थ कितना गिवन है, 5 मीटर वाइड चैनल, सो 5 मीटर. सो स्मॉल q किसके इक्वल हो जाएगा, 10/5 विच इज 2 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. सो हमको E1 का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी एट सेक्शन 1 y1 प्लस q²/2g y1 का होल स्क्वायर. नाउ यहाँ से हम E1 की वैल्यू फाइंड कर देंगे. y1 इक्वल्स टू 1.5 प्लस 2² इंटू 9.81 इंटू 1.5 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1.59 मीटर. नाउ एनर्जी एट सेक्शन 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 1.5 इंटू क्रिटिकल डेप्थ के. सो एनर्जी एट section 2 which is equals to minimum energy which is 1.5 into q²/g. so q कितना given है, 2² by 9.81 whole to the power 1/3. so ये आ जाएगा 1.11 मीटर. नाउ हमको क्या पूछा है, हम्प की हाइट पूछा है. चैनल बॉटम एलिवेशन वुड बी रेस्ड. सो चैनल का बॉटम जो रेज होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, हम्प के. सो डेल्टा जेड मैक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2. हम की वैल्यू किसके इक्वल होती है, E1 माइनस E2 के. सो E1 क्या है, 1.59 माइनस E2 1.11. सो ये आ जाएगा 0.48 मीटर. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. इस वीडियो में मैंने पूरे क्वेश्चन दैट इज 65 क्वेश्चंस कवर किए हैं. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.